स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। प्रीति ने कड़वाहट से मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान अधूरी रही। बातचीत बहुत आसानी से हो गई थी। भले ही आस्था वहां नहीं थी, लेकिन आस्था के परिवार के बाकी सदस्य थे और उनके कुल शेयर आस्था के शेयरों से कहीं ज्यादा थे। यानी उनके पास निर्णय लेने की शक्ति थी, और अगर आस्था वहां होती और विरोध में वोट भी देती तो भी यह व्यर्थ होता। आस्था अस्पताल की प्रतिष्ठा, जो पहले बहुत अच्छी थी, अब रसातल में जा चुकी थी। कोई इलाज के लिए नहीं आता था। इसके बजाय लोग रोजाना बैनर लेकर आते थे और अत्यधिक बिलों के लिए मुआवजे की मांग करते थे। इसके अलावा कई मरीजों ने उन पर मुकदमा कर दिया था और सम्मन कागज की बर्फ की तरह उड़ रहे थे, जिससे पूरा अस्पताल एक बंद गली में धकेल दिया गया था। कहा जा सकता है कि आस्था अस्पताल को हर गुजरते दिन भारी नुकसान हो रहा था और कोई भी इस नुकसान को जारी नहीं रखना चाहता था। आस्था के परिवार के सदस्य अस्पताल को बेचने के लिए बहुत उत्सुक थे। अगर वे इसे अब नहीं बेचते तो अस्पताल के पूरी तरह से दिवालिया होने का खतरा था और तब ये वास्तव में बेकार हो जाएगा। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद प्रीति और उनकी टीम आस्था अस्पताल से बाहर निकली। इस पल भी उन्हें यह थोड़ा अवास्तविक लग रहा था कि आस्था अस्पताल इतनी आसानी से उनके हाथों में आ गया था और उन्होंने इसे बेहद कम कीमत पर अधिग्रहित कर लिया था। कभी न मिल सकने वाला सबसे शानदार और सबसे मजबूत निजी अस्पताल अब उनका हो चुका था। हालांकि अब यह खराब स्थिति में था। अस्पताल की सजावट और विभिन्न सुविधाएं अभी भी अच्छी तरह से रखी गई थीं। बस थोड़ी सी साफ सफाई के साथ इसे तुरंत उपयोग में लाया जा सकता था। गौरव उनके पास खड़े थे। उन्हें आस्था अस्पताल के साइन बोर्ड को खोए हुए देखकर उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, अध्यक्ष प्रीति, आस्था अस्पताल अब हमारा है। मैं बाद में किसी को आस्था अस्पताल का साइन बोर्ड हटाकर हमारा साइन बोर्ड लगाने के लिए कहूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके द्वारा कीमत कम करने के बाद भी वे दांत पीस कर मान जाएंगे। ये सौदा बहुत किफायती है और बातचीत में आप में एक स्वाभाविक प्रतिभा लगती है। प्रीति हंसी, मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, मैं बस आस्था से इतनी नफरत करती हूँ कि उससे जुड़ी आस्था परिवार के सदस्यों से भी नफरत करती हूँ। मैं बस यह नहीं चाहती थी कि उनका भला हो या आस्था को जरा भी फायदा हो, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से कीमत को सीमा तक कम कर दिया। उनकी विनम्र प्रतिक्रिया सुनकर गौरव मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। चाहे कुछ भी हो, यह आपके भाग्य के कारण है कि हमारे अस्पताल के विस्तार की दिशा में पहला कदम उठाया गया है। अगर हम आस्था अस्पताल को अपनी एक और शाखा में बदल देते हैं तो अस्पताल पर वर्तमान प्रवाह का दबाव तुरंत आधा हो जाएगा और मरीजों का अनुभव बेहतर होगा, जिससे चिकित्सा कर्मचारी बहुत ज्यादा आराम महसूस करेंगे। हाँ, हमारे अस्पताल की प्रसिद्धि बढ़ रही है और इलाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। हम वास्तव में संतृप्ति तक पहुंच चुके हैं और लंबे समय से कुछ मरीजों को एक नई शाखा में मोड़ना जरूरी था। वैसे एक बार जब आप वापस जाएं तो चिकित्सा कर्मचारियों के एक और बैच को किराए पर लें। हमारे पास पहले से ही कर्मचारियों की कमी है। ठीक है, मैं वापस जाते ही इसका ध्यान रखूंगा। गौरव खुद हैरान थे कि उन्होंने आज आस्था अस्पताल को कितनी आसानी से अधिग्रहित कर लिया था। जब वे पहले आस्था अस्पताल में काम करते थे तो वे अच्छी तरह जानते थे कि आस्था परिवार के सदस्य कितने लालची और मुश्किल थे, और यहाँ तक कि अपने मूल में वे काफी नीच और बेशर्म थे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज जब उनका सामना प्रीति से हुआ तो उनके पास कोई ढोंग नहीं बचा था। उनमें से हर एक ने प्रीति की ओर चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई, जैसे कि वे उन्हें नाराज करने और अधिग्रहण से पीछे हटने का जोखिम उठाने से डरते थे। वास्तव में पूर्ण शक्ति के सामने आस्था परिवार भी विनम्र हो गया था। फिर गौरव को एक और बात याद आई। अध्यक्ष प्रीति, बाहर यह खबर है कि पूर्वी साम्राज्य के बुजुर्ग मुखिया अपूर्व के सिर की चोट ने उन्हें लगभग मौत के घाट उतार दिया था और यह हमारे अस्पताल ने ही उन्हें मौत के कगार से वापस लाया। ओह, क्या अब यही कहा जा रहा है? हाँ, लेकिन मुझे पता है कि यह आपने ही अपूर्व मुखिया को व्यक्तिगत रूप से बचाया था। यह आपकी व्यक्तिगत योग्यता थी। सम्मान केवल आपका होना चाहिए। क्या मुझे पीआर विभाग से सही बात बताने के लिए कुछ प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए कहना चाहिए? इसे ठीक करने की जरूरत नहीं है। प्रीति इस अफवाह से बहुत संतुष्ट थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी योग्यता है। जब तक यह अस्पताल के लिए फायदेमंद है, मुझे किसी सम्मान की जरूरत नहीं है। उसने सोचा कि पूर्वी साम्राज्य परिवार को भी पता होगा कि वह व्यक्तिगत प्रसिद्धि के पीछे नहीं भाग रही थी, बल्कि अस्पताल की प्रतिष्ठा के पीछे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुखिया का इलाज संगम अस्पताल में हुआ था। पूर्वी साम्राज्य परिवार भरोसेमंद साबित हुआ था। न केवल अस्पताल को 1 करोड़ दान किया, बल्कि अस्पताल का जोरदार प्रचार करने के अपने वादे को भी निभाया। इसके साथ संगम अस्पताल की प्रसिद्धि को एक और पायदान ऊपर उठना चाहिए। आस्था कार में थी, उसके हाथ और पैर बंधे थे। उसने पुल के नीचे घूमती गहरी नीली लहरों को डर से देखा। यहाँ का समुद्र अथाह था और लोग अक्सर यहाँ से कूदकर जान दे देते थे, इसलिए पुल को बेबसी का पुल भी कहा जाता था। एक भयानक पूर्वाभास से आस्था का दिल भर गया और घबराहट में उसने चिल्लाकर कहा, नेहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब मुझे जाने दो। नेहा कार से बाहर निकली, फिर आस्था को भी जबरदस्ती बाहर घसीटा। वह कमजोर और बुजुर्ग लग रही थी, लेकिन उसकी ताकत किसी बूढ़ी औरत की नहीं लग रही थी। उसने आस्था का कॉलर कसकर पकड़ा, जिससे उसका दम लगभग घुट गया। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ लाई हूँ। बेशक तुमने मेरे बेटे को धोखा देने की हिम्मत की और तुमने मुझे भी धोखा दिया है। मैं तुम्हें मछलियों को खिलाने के लिए फेंक दूंगी, जिससे तुम्हारा शरीर अधूरा रह जाएगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण आस्था का चेहरा बैंगनी लाल हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और हाँफते हुए कहा, यह मैं नहीं हूँ, वास्तव में मैं नहीं हूँ, कृपया मुझे जाने दो। तुम अभी भी कहने की हिम्मत कर रही हो कि यह तुम नहीं हो।
नेहा ने उसे एक गहरी नजर से देखा। तुम शौर्य के उस कमीने बच्चे को लेकर घूम रही थी, फिर भी आकाश को धोखा देने की हिम्मत की, ये दावा करते हुए कि बच्चा उसका है, और उस पर तलाक लेने और तुमसे शादी करने का दबाव डाला। तुम मरने लायक हो। अगर मुझे पता होता कि बच्चा आकाश का नहीं है तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही मार डाला होता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस छोटे कमीने को जन्म देने देती? यह नहीं, मुझे श्रीमती वर्मा ने मजबूर किया। मजबूर किया? श्रीमती वर्मा का नाम सुनकर नेहा ने ताना मारा। वह क्या है? अभी भी श्रीमती वर्मा, जैसे कि वह उस शीर्षक के लायक है। केवल श्रीवर्ण, वह मूर्ख मानता था कि वह अच्छी थी। शौर्य ने उसके साथ खिलवाड़ किया है, वह मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार करने में उसका अनुसरण कर रहा है। शौर्य इस दुनिया में सबसे शातिर व्यक्ति है, उसे भी मर जाना चाहिए। जैसे ही वह बोली, नेहा ने देखा कि आस्था की आंखें घूमने लगी थी। उसे डर था कि वह गलती से उसका गला घोंट सकती है और उसे मछलियों द्वारा चेतनापूर्वक खाए जाने के अनुभव से वंचित कर सकती है। इसलिए उसने आस्था का कॉलर छोड़ दिया। समर्थन खोकर आस्था जमीन पर गिर गई। वह खांसी और अनियमित रूप से हाँफने लगी। उसमें कोई गरिमा नहीं बची थी, लगभग मौत के कगार पर एक मछली की तरह। आस्था को पीड़ा में देखकर नेहा की आंखों में संतुष्टि की चमक आ गई। हम जो लोग आकाश को धमकाते हैं, जो उसे धोखा देते हैं, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम सभी असहनीय दर्द में मरो। तुम्हारा दुख बस शुरू हो रहा है। आस्था को आखिरकार सांस लेने में बहुत प्रयास करना पड़ा। रोते हुए उसने कहा, जब तुम पहले मुझे खोजने आई थी तो मैंने पहले ही सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा दिया था। मैंने आकाश को धोखा दिया क्योंकि शौर्य ने मुझे मजबूर किया था। उसने मुझे बताया कि आकाश उसका जैविक बच्चा नहीं था, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि वह अच्छे से जिए या उसकी संतान हो। तुम्हें शौर्य के पास हिसाब बराबर करने के लिए जाना चाहिए, न कि मेरे पास। मैं निर्दोष हूँ। नेहा के लहजे में तिरस्कार टपक रहा था। बस बहुत हो गया, मैंने अपना अधिकांश जीवन जी लिया है और सभी तरह के राक्षसों और दानवों को देखा है। ये कि तुमने आकाश के सामने मासूम बनने का नाटक किया एक बात है, लेकिन मेरे सामने भी ऐसा करना। तुम वास्तव में छल और घृणा में शौर्य के बराबर हो। उसने तुम्हें बहू के रूप में चुना। तुम बस शौर्य के साथ मिलकर अपने फायदे के लिए आकाश को धोखा दे रही हो, ये सोचकर कि मैं ऐसी छोटी चालों को नहीं देख सकती। अपने आप को बचाने के लिए सारा दोष उस अभागी शौर्य पर डालने की कोशिश कर रही हो। तुम वास्तव में अंधेरी और स्वार्थी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे बेटे ने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया। लेकिन निश्चिंत रहो, तुम शांति से अपनी मौत के लिए जा सकती हो। मैं शौर्य को भी नहीं छोड़ूंगी, वह जल्द ही तुम्हारे साथ शामिल हो जाएगी। तुम सास और बहू एक साथ नर्क में जा सकती हो। ठंडे लहजे में बोलने के बाद नेहा ने आस्था को उसके कॉलर से उठाया, उसे समुद्र में फेंकने के लिए तैयार। आस्था ने जल्दी से पुल की रेलिंग को पकड़ लिया, जाने से मना कर दिया। डर से उसकी आवाज बदल गई, तेज हो गई। ये सिर्फ मैं और शौर्य ही नहीं है जिन्होंने आकाश को धोखा दिया है, एक और व्यक्ति है। अगर तुम मारने जा रही हो तो तुम्हें उसे भी मार देना चाहिए, अन्यथा वह भविष्य में आकाश पर जरूर आपदा लाएगी। नेहा अपनी कार्रवाई में रुक गई। ओह, किसी और ने मेरे बेटे को धोखा दिया है। वह कौन है? आस्था चिल्लाई, उसका नाम प्रीति है। नेहा ने माथे पर शिकन डाली। क्या वह वही महिला डॉक्टर है जिसने मेरे बेटे से शादी की और फिर उसे तलाक दे दिया? हाँ, वह वही है। क्या वह काफी ईमानदार और नेक नहीं थी? अन्यथा तुम लोगों द्वारा आकाश को तलाक देने के लिए हेरफेर नहीं किया गया होता। उसने आकाश को कैसे धोखा दिया? उसकी ईमानदारी और शालीनता सब एक नाटक था। आस्था ने चिंतित होकर कहा। उसने आकाश को तलाक देने के बाद उससे मिलती रही। उसने आकाश को अपने अस्पताल को दान देने के लिए विभिन्न साधनों का इस्तेमाल भी किया और उसने एक बार में 5 करोड़ का दान दिया, कई बार पहले ही। अगर तुम उसे आकाश के पास रहने देती हो तो वह अंततः उसका सारा पैसा लूट लेगी। नेहा ने ठंडी सांस ली और जोर से आस्था के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं शौर्य जितनी बेवकूफ हूँ, कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगी? थप्पड़ से आस्था के मुंह से खून बहने लगा और उसे तारे दिखाई दिए। उसे धातु जैसा खून का स्वाद मिला, लेकिन उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। वह पहले से ही जानती थी कि नेहा के साथ कमजोरी दिखाना पूरी तरह से बेकार था। ये केवल घृणा पैदा करेगा और उसकी अपनी मौत को तेज और अधिक दर्दनाक बना देगा। अपने गाल पर जलते हुए दर्द को सहते हुए उसने दांत पीसे और कहा, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। प्रीति ने वास्तव में आकाश को धोखा दिया। बस खबर देखो और तुम देखोगी कि शक्ति कॉप ने प्रीति के अस्पताल को बहुत पैसा दान किया है। प्रीति एक छोटी जगह से आई है, वह पैसे से प्यार करती है। उसने भी पैसे के लिए आकाश से शादी की और उनके तलाक के समय उसने 1 अरब का मुआवजा भी मांगा। वह बहुत साजिश रचने वाली और लालची महिला है। आकाश की जैविक मां के रूप में तुम्हें ऐसी बुरी महिला को उसके पास नहीं रहने देना चाहिए। तुम्हें भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए प्रीति को मार देना चाहिए। नेहा ने उसे तिरस्कार से देखा। क्या तुम ये जानकर कि तुम मरने जा रही हो, बलि का बकरा खोजने की कोशिश कर रही हो? मैं नहीं हूँ, मैं वास्तव में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बाहर आई क्योंकि मैं आकाश को पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आकाश के आसपास प्रीति जैसी महिला हो। मैं वास्तव में आकाश के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखती हूँ। तुम मुझसे बकवास कर रही हो। उस प्रीति ने स्पष्ट रूप से पैसे के लिए आकाश से शादी की। क्या तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुमने, जिसने मेरे बेटे से शादी करने की कोशिश में बहुत प्रयास किए, उसके पैसे के पीछे नहीं थी? मैं नहीं हूँ। मैं वास्तव में आकाश को पसंद करती हूँ। अगर तुम वास्तव में आकाश को पसंद करती तो तुमने उस कमीने शौर्य को नहीं चुना होता। नहीं, तुमने कमीने के मरने के बाद ही आकाश से चिपकना शुरू किया होता और निश्चित रूप से कमीने के वापस आने पर आकाश को तुरंत नहीं छोड़ा होता। नेहा ने आस्था के दावों पर मजाक उड़ाया। इन वर्षों में मैंने प्यार या ऐसा कुछ भी मानना बंद कर दिया है। हर कोई अपने हितों के लिए जीता है और तुम एक मासूम बनने वाली नीच कोई अपवाद नहीं हो।
इसके अलावा शक्ति कॉप से प्रीति के अस्पताल को दान का आकाश से कोई लेना देना नहीं है। ये वह बेवकूफ श्रीवर्ण है जिसका इसमें कहना है। श्रीवर्ण ने दिखावटी तौर पर समूह आकाश को सौंप दिया, लेकिन वास्तव में वह अभी भी इसे कसकर नियंत्रित करता है। जैसे ही वह कमीना शौर्य वापस आएगा, वह तुरंत मेरे बेटे को बाहर निकाल देगा और शौर्य को सीईओ के रूप में स्थापित कर देगा। तुम्हें यहाँ मुसीबत खड़ी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी नीच हो कि तुम इस बार जरूर मरने वाली हो। तुम्हें मछलियों को खिलाने के बाद मेरे पास बदला लेने के लिए अन्य लोग हैं। मैं उस क्या नाम है प्रीति को मारने में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी। वह बस एक महत्वहीन डॉक्टर है। ये सुनकर कि वह नहीं फंसी और उसने प्रीति को मारने से इनकार कर दिया, आस्था का चेहरा तुरंत मौत जैसा सफेद पड़ गया। वह प्रीति को लाई थी, न केवल अपनी मौत के समय एक बलि का बकरा के रूप में, बल्कि नेहा का ध्यान प्रीति की ओर मोड़ने के लिए, ताकि उसे खुद बचने का मौका मिल सके। उस शापित प्रीति ने वास्तव में आस्था अस्पताल पर कब्जा करना चाहा था और आस्था परिवार के सभी सदस्य चुपके से उसके पीछे प्रीति के संपर्क में थे, अस्पताल बेचने और पैसे बांटने के लिए उत्सुक। उसे प्रीति से नफरत हो गई थी और अब जब उसे मारने का इतना अच्छा अवसर आया था तो वह इसे हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। प्रीति एक महत्वहीन डॉक्टर नहीं है, वह आकाश को फंसा रही है। इसके अलावा उसके लिए आकाश ने गुल परिवार की बड़ी बेटी गुल से शादी के प्रस्ताव को भी मना कर दिया है। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। आस्था ने जल्दी से आगे कहा, जरा सोचो, क्या प्रीति एक आपदा नहीं है? वह आकाश से शादी करने से मना करती है और उसे किसी और से शादी करने नहीं देगी। गुल परिवार इतना अच्छा मैच होगा और गुल 1 लाख में एक महिला है। अगर वह उसे चूक जाता है तो आकाश को उसकी पत्नी बनने के लिए बेहतर लड़की कहाँ मिल सकती है? आस्था की साजिश सफल होती है। ये सही है, शौर्य भी शौर्य को गुल परिवार की बड़ी बेटी से शादी कराना चाहता था। इससे शौर्य को असीमित समर्थन मिल जाता, जो मूल रूप से आकाश का होना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि प्रीति ने उसे नुकसान पहुंचाया, आकाश अब गुल परिवार की बड़ी बेटी से शादी नहीं कर सकता। नेहा ने माथे पर शिकन डाली, क्या ऐसी कोई बात है? तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बस ये सब बना तो नहीं रही हो? क्या मैंने तुमसे झूठ बोला है या नहीं? तुम खुद क्यों नहीं पता लगा लेती? तुम प्रीति को पकड़ सकती हो और उससे पूछताछ कर सकती हो। अगर मैंने झूठ बोला है तो तुम मुझे बाद में समुद्र में फेंक सकती हो, लेकिन अगर मैंने नहीं बोला है तो तुम्हें मुझे जीने का मौका देना चाहिए, ठीक है? एक पल के लिए सोचने के बाद नेहा ने सिर हिलाया। अगर उस प्रीति ने वास्तव में मेरे बेटे को गुल परिवार के समर्थन से वंचित कर दिया तो मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगी कि वह बिना दफन जगह के मर जाए। ये कहने के बाद उसने आस्था को कॉलर से पकड़ा और उसे वापस कार में धकेल दिया। तो तुम थोड़ा और जी सकती हो, मैं अब प्रीति को पकड़ने जा रही हूँ। आस्था के चेहरे पर अनियंत्रित रूप से एक क्षणिक खुशी दिखाई दी। ये बहुत अच्छा है। तुम्हारा फैसला समझदारी भरा है। एक बार जब तुम प्रीति से मिलोगी तो तुम देखोगी कि वह पुरुषों को कैसे भगाती है। तुम ये भी पता लगाओगी कि उसने आकाश से कितना पैसा ठगा। वह वही है जो वास्तव में मरने लायक है। बस चुप रहो। क्या वह मरने लायक है? मैं न्याय करूंगी। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। मैं अब और नहीं बोलूंगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है, क्या मैं शौचालय जा सकती हूँ? मैं वास्तव में इसे और नहीं रोक सकती। भले ही तुम इसे रोक न सको, तुम्हें करना होगा। शौचालय को भागने के मौके के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी मत। आस्था आंतरिक रूप से गुस्से से जल उठी। ये नेहा इतनी धूर्त और चतुर, उसने किताब में हर चाल का इस्तेमाल किया था और फिर भी उसकी पकड़ से भागने का एक भी मौका नहीं मिल सका था। नेहा आज अचानक प्रकट हुई थी, खुद को आकाश की जैविक मां के रूप में पेश किया था, जो उसे आपदा को खत्म करने के लिए दृढ़ थी। शुरुआत में आस्था ने उस पर विश्वास नहीं किया, आकाश की शीर्ष स्तर की कदकाठी और सुंदर उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, जबकि इस नेहा का चेहरा न केवल बदसूरत था जो भयावह लग रहा था, बल्कि उसका व्यवहार भी एक पागल जैसा था, आकाश की मां जैसा कुछ भी नहीं। हालांकि नेहा को परवाह नहीं थी कि वह विश्वास करती है या नहीं, और उसे गंभीर रूप से कोसने के बाद उसने उसे बांध दिया। न केवल उसे गंभीर रूप से पीटा, बल्कि उसके चेहरे को बिगाड़ने और उसे मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंकने की धमकी भी दी। उसने नेहा के साथ संघर्ष के दौरान अपने चेहरे को बमुश्किल बचाने के लिए सभी रणनीतियों को समाप्त कर दिया था, लेकिन क्या वह अपनी जान बचा सकती थी? यह अभी भी अनिश्चित था। अब वह केवल यह उम्मीद कर सकती थी कि नेहा प्रीति को मारने और अपना गुस्सा निकालने के बाद वह उसकी जान बख्श सकती है। जैसे ही आस्था इस पर विचार कर रही थी, उसने अचानक नेहा को सुना, जो गाड़ी चला रही थी। उससे पूछ रही थी, ये प्रीति अब कहाँ है? मैं उसे पकड़ने के लिए कहाँ जाऊँ? उसे संगम अस्पताल में होना चाहिए। आस्था ने जल्दी से कहा, हालांकि संगम अस्पताल निगरानी से भरा है और कई चिकित्सा कर्मचारी और मरीज हैं, आपके लिए अपनी चाल चलना मुश्किल हो सकता है। आपको बेहतर होगा कि आप भेस बदल लें, प्रीति से इलाज मांगने वाले एक मरीज होने का नाटक करें और फिर कार्रवाई करने का अवसर लें। मुझे तुमसे, एक मासूम बनने वाली नीच से किसी को कैसे पकड़ना है, इस पर सलाह की जरूरत नहीं है। इस बिंदु पर आस्था को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि नेहा ने उसे कैसे अपमानित किया। जीवित रहना ही सब कुछ था, अपमान कुछ भी नहीं था। नेहा के प्रीति को पकड़ने में विफल होने के डर से आस्था ने थोड़ा सोचा और फिर जोड़ा, याद रखना, प्रीति का एक्यूपंक्चर बहुत शक्तिशाली है। वह कुछ बिंदुओं पर एक सुई डालकर तुम्हें असहनीय दर्द के साथ स्थिर कर सकती है, इसलिए जब तुम उससे मिलो तो उसे ऐसा न करने दें, इस बात का बहुत ध्यान रखना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ? मैं उसे सुई पकड़ने का मौका भी नहीं दूंगी। तभी आस्था को राहत मिली जब तक नेहा प्रीति को पकड़ सकती थी। अपनी कुरूपता और पागलपन के बावजूद नेहा की हरकतें सटीक और निर्दयी थीं। प्रीति अनजाने में जीतने का कोई मौका नहीं था। 1 घंटे बाद नेहा पहले ही संगम अस्पताल में गाड़ी चलाकर घुस चुकी थी। प्रीति को पकड़ने के लिए अंदर जाने के बाद उसने कार से एक अग्निशामक यंत्र लिया और आस्था के सिर पर मारा ताकि उसे भागने से रोका जा सके। आस्था को सिर से खून बहने के साथ बेहोश कर दिया।
फिर नेहा ने एक मुखौटा पहना और अस्पताल के गलियारे में प्रवेश किया। एक पल बाद उसने भंडारण कक्ष में एक सफाई कर्मचारी को चौंका दिया। सफाई कर्मचारी के कपड़े बदल दिए, अपने बालों को सफाई कर्मचारी की तरह स्टाइल किया और एक बड़ा कचरा बिन बाहर धकेल दिया। प्रीति दीपशेख का इलाज कर रही थी। आज आस्था अस्पताल को आसानी से अधिग्रहित करने के बाद प्रीति बहुत अच्छे मूड में थी। इसके अलावा कुछ समय के इलाज के बाद दीपशेख में लकवाग्रस्त नसें धीरे धीरे सनसनी वापस पा रही थीं, जिसका मतलब था कि इस नृत्य प्रेमी लड़की का एक बार फिर से खड़े होकर नृत्य करने का सपना अब पहुंच से बाहर नहीं था। आज दीपशेख खुद से उठकर बैठ सकती थी। ये भी प्रीति के चिकित्सा कौशल में एक और सुधार का संकेत था। सुई को कीटाणुरहित करने के बाद प्रीति ने उसे दीपशेख की त्वचा में मजबूती से डाला। तभी वार्ड का दरवाजा खुल गया। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा और एक सफाई कर्मचारी को एक कचरा बिन अंदर धकेलते हुए देखा। वह हैरान रह गई। क्या तुम यहाँ नहीं हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अस्पताल की सबसे बड़ी शेयरधारक और वास्तविक संचालक के रूप में प्रीति को हर किसी का नाम याद नहीं हो सकता था, लेकिन वह हर उस चेहरे को याद रखती थी जिसे उसने देखा था। चाहे वे डॉक्टर, नर्स, प्रशासनिक कर्मचारी या सफाई और सुरक्षा कर्मचारी थे, वह उन सभी से कुछ हद तक परिचित थी। भले ही सामने वाली सफाई कर्मचारी ने मुखौटा पहना था, प्रीति को तुरंत एहसास हुआ कि उसने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। नेहा ने अपना सिर नीचे रखा। वह डरपोक और घबराई हुई लग रही थी। मैं यहाँ नहीं हूँ। जैसे ही वह बोली, उसने कचरा बिन नीचे रखा, प्रीति के पास चली गई और अपना मुखौटा हटा दिया। वह किसी और से ज्यादा जानती थी कि सामान्य लोग उसके विकृत और भयावह चेहरे को देखकर क्षण भर के लिए स्तब्ध रह जाएंगे, और उसे प्रीति की स्तब्ध चुप्पी के उस पल की जरूरत थी। वास्तव में, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, जिस पल उसने अपना मुखौटा हटाया, प्रीति वास्तव में हैरान थी। वह जो कहने वाली थी उसे भूल गई और बस वहां जमी हुई खड़ी रही। उसके क्षणिक भ्रम का फायदा उठाते हुए नेहा ने जल्दी से एक स्टेन गन निकाली और उसे प्रीति की गर्दन पर दबा दिया। प्रीति को जोरदार बिजली के झटके से बाहर खटखटाए जाने से पहले आवाज निकालने का भी मौका नहीं मिला। अपने सिर पर चांदी की सुइयों से भरी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी दीपशेख पत्थर जैसी लग रही थी। कोई आवाज नहीं कर रही थी और नहीं हिल रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसने नेहा को बेहोश प्रीति को बड़े कचरा बिन में डालते हुए देखा। नेहा ने बिन पर ढक्कन लगाने के बाद दीपशेख की ओर मुड़कर देखा। तुमने मदद के लिए क्यों नहीं चिल्लाया? दीपशेख ने घबराहट में अपनी लार निगल ली। मुझे डर था कि अगर मैंने मदद के लिए चिल्लाया तो तुम मुझे भी चौंका दोगी। होशियार लड़की, तुमने मुझे तुम्हें चौंकाने की परेशानी से बचा लिया। जैसी तुम आधी मरी हुई हो, मुझे लगता है कि एक झटका तुम्हारी आधी जान ले सकता था, तुम्हें घंटों तक बेहोश छोड़ सकता था। लेकिन मैंने देखा कि वह तुम्हें एक्यूपंक्चर दे रही थी। वह तुम्हारी मदद कर रही है और तुमने उसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचा। मैं उसकी मदद क्यों करूं? मेरी अपनी जान सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वह एक झोला छाप है। मैंने इतने लंबे समय से उसके द्वारा इलाज किया गया है और कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। ओह, एक झोला छाप? हाँ, तो वह मरने लायक है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे मारने का ध्यान रखूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद। ये देखकर कि दीपशेख को कैसे साथ खेलना आता था, नेहा ने उसे चुप रखने के लिए उसे मारने का विचार छोड़ दिया। उसने अपना मुखौटा वापस पहन लिया और कचरा बिन को बाहर निकाल दिया। दीपशेख ने उसे जाते हुए देखा। बिस्तर पर लाल आंखों से गतिहीन पड़ी थी। कचरा बिन की आवाज को और दूर जाते हुए सुनकर उसने सेकंड गिने, ये सुनिश्चित करने के लिए 2 मिनट तक इंतजार किया कि नेहा मंजिल छोड़ चुकी थी। फिर वह चिल्लाने लगी, मदद, कोई जल्दी आओ। चिल्लाते हुए उसने उठकर बैठने के लिए संघर्ष किया और जोर जोर से कॉल बटन दबाया। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई नहीं आया। उसने खुद को बिस्तर से लुढ़कने के लिए मजबूर किया और फिर फर्श पर मुश्किल से रेंगने लगी। अपने पैरों का उपयोग करने में असमर्थ, उसने हताश होकर दरवाजे तक खुद को खींचने के लिए अपनी बाहों का इस्तेमाल किया और इसे खोला, मदद के लिए चिल्लाते हुए, कोई मदद, डॉक्टर प्रीति का अपहरण कर लिया गया है। एक नर्स चिंतित होकर भागी। तुमने क्या कहा? डॉक्टर प्रीति का अपहरण कर लिया गया है। क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? पुलिस को बुलाओ, फिर अस्पताल के निदेशक को खोजने जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी करो। अगर हम बहुत देर करते हैं तो डॉक्टर प्रीति अपनी जान गंवा सकती हैं। नर्स मुड़ी और सीढ़ियों की ओर भागी। मैं अभी निदेशक को खोजने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह निदेशक संघवी के कार्यालय तक पहुंच पाती, वह अपनी जल्दबाजी में आकाश से टकरा गई। माफी मांगने का समय नहीं था और भागना जारी रखने की कोशिश कर रही थी। उसने ऊपर देखा और देखा कि यह आकाश था। प्रीति के साथ उसके विशेष संबंध को जानते हुए उसने जल्दी से कह डाला, अध्यक्ष आकाश, डॉक्टर प्रीति का अपहरण कर लिया गया है। अगर प्रीति का एक बाल भी कम हुआ तो उसे मरना होगा। आकाश का दिल कस गया। क्या हुआ? साफ साफ बताओ। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। ये दीपशेख थी कमरा 502 से जिसने मुझे बताया। उसने कहा पुलिस को बुलाओ, निदेशक संघवी को ढूंढो। अगर हमने और देर की तो डॉक्टर प्रीति मर चुकी होगी। आकाश तुरंत पलटा और कमरा 502 की ओर चला गया। अंगरक्षक युग उसके पीछे पीछे कमरे में गया। हालांकि दीपशेख बिस्तर पर लकवाग्रस्त थी, पर वह अक्सर नर्सों से गपशप करती थी और जानती थी कि आकाश हर दिन संगम अस्पताल आता था, सिर्फ प्रीति को पाने के लिए। आकाश को देखते ही उसे अपना उद्धारकर्ता दिखा और वह रो पड़ी। अध्यक्ष आकाश, कृपया जाकर डॉक्टर प्रीति को बचाओ। उन्हें तेजर से बेहोश किया गया और कूड़ेदान में डालकर ले जाया गया है। वह आदमी था या औरत? वह कैसी दिखती थी? क्या उसने बताया कि उसने प्रीति का अपहरण क्यों किया? मुझे नहीं पता उसने डॉक्टर प्रीति का अपहरण क्यों किया। वह एक बड़ी उम्र की महिला थी। उसके बाल ज्यादातर सफेद थे। उसकी आवाज प्यारी थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना और दागदार था। वह सफाईकर्मी बनकर अंदर आई थी। आकाश का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने सोचा था कि किरण हार नहीं मानेगी और हिरासत में लिए जाने के बाद भी प्रीति को मारने के लिए किसी को भेज सकती है।
लेकिन दीपशेख का वर्णन सुनकर उसने तुरंत उस विचार को खारिज कर दिया। किसी और की छवि उसके दिमाग में कौंधी, दागदार चेहरे वाली वह महिला, क्या उसकी ऊंचाई लगभग इतनी थी? उसने एक निश्चित ऊंचाई का इशारा किया। दीपशेख ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ हाँ, ठीक यही ऊंचाई। अध्यक्ष आकाश, आप उसकी ऊंचाई कैसे जानते हैं? क्या आप उसे जानते हैं? आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अनियंत्रित क्रोध उमड़ आया। वह मुड़ा और चला गया। युग भी अपहरणकर्ता को पहचान चुका था और उसने अविश्वास से कहा, अध्यक्ष आकाश, ये कैसे हो सकता है? क्या नेहा ने पहले से ही आस्था का अपहरण नहीं किया था? वह छोटी मैडम का अपहरण करने क्यों आई? मैं खुद जानना चाहता हूँ क्यों। आकाश का लहजा ठंडा था। तुरंत निगरानी कैमरे की जांच करो, नेहा को ढूंढो। अगर प्रीति के सिर का एक बाल भी नुकसान हुआ तो वह अपनी जान से भुगतान करेगी। युग जानता था कि प्रीति आकाश की कमजोरी थी। वह प्रीति को चोट पहुंचाने के बजाय खुद अपनी कार को दुर्घटनाग्रस्त करके घायल होना पसंद करेगा। फिर भी नेहा ने प्रीति का अपहरण करने की हिम्मत की। वह वास्तव में मौत को दावत दे रही थी। मैं अभी निगरानी कैमरे की जांच करने जा रहा हूँ। एक बेहोशी की हालत में प्रीति को असहनीय ठंड महसूस हुई। उसने आंखें खोलने की कोशिश की और ठंडा पानी उसके सिर पर पड़ा, जिससे वह चौंक कर जाग गई। बाहर अंधेरा था, लेकिन प्रीति तुरंत पहचान गई कि यह समुद्र पार पुल था, जो अस्पताल से 1 घंटे से अधिक की दूरी पर था। कड़कड़ाती ठंड में समुद्री हवा हड्डी चीरने वाली ठंड ला रही थी, जिससे उसके कपड़ों पर पड़ा पानी लगभग जम गया। प्रीति, है ना? एक आकर्षक आवाज गूंजी, जिससे प्रीति को बेहोश होने से पहले की यादें ताज़ा हो गईं। हाँ, उसे अस्पताल सफाईकर्मी के वेश में एक महिला ने तेजर से मारा था। एक ऐसी महिला जिसका चेहरा और आवाज एकदम विपरीत थे। उसने अपने बंधे हुए हाथ पैर देखे और फिर आस्था को देखा, जो उसी तरह बंधी हुई थी और जिसने उसे तेजर मारा था। उस महिला को उसने ठंडे स्वर में संबोधित किया, तुम कौन हो? तुमने मेरा अपहरण क्यों किया है? मैं नेहा हूँ, आकाश की जैविक माँ। प्रीति दंग रह गई। तुम मुझे जानती हो? नेहा हैरान थी। क्या मेरे बेटे ने तुम्हें मेरे बारे में बताया? हाँ, उसने मुझे बताया और उसने ये भी कहा कि नेहा तुम्हारा असली नाम नहीं है। नेहा अचानक हंस पड़ी, खुश होकर। लगता है कि आकाश केवल ऊपर से उदासीन दिखता है, लेकिन वह वास्तव में अपनी माँ की परवाह करता है। मुझे लगा कि वह मुझे पहचानेगा नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हें मेरे अस्तित्व के बारे में निजी तौर पर बताएगा। हालांकि प्रीति सतर्क रही। उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। तुमने अभी भी मुझे नहीं बताया कि तुमने मेरा अपहरण क्यों किया? कोई खास बात नहीं, बस आस्था ने कहा कि तुमने न केवल मेरे बेटे से बहुत पैसा ठगा, बल्कि उसे फुसलाया भी, जिससे उसने गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी के साथ तयशुदा शादी छोड़ दी, जिसके कारण उसे गुप्ता परिवार का इतना बड़ा समर्थन खोना पड़ा। नेहा की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी नजरें भयावह हो गईं। उसने प्रीति को घूरते हुए कहा, मुझे बताओ, क्या उसने जो कहा वह सच है? ये फिर से आस्था थी जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रही थी। प्रीति का गुस्सा सीने से लेकर सिर तक भड़क उठा। अगर उसके हाथ पैर बंधे न होते तो वह तुरंत आस्था के चेहरे पर लात मार देती। लेकिन क्रोध व्यर्थ था और अब सबसे महत्वपूर्ण था नेहा को शांत करना। नेहा का इतनी निर्भीकता से अस्पताल से उसका अपहरण करना ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि वह कुछ भी करने में सक्षम थी। उसे अपने कार्यों के परिणामों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। प्रीति ने एक गहरी सांस ली, आस्था को पुल से लात मारने की इच्छा को रोका और शांति से कहा, आस्था झूठ से भरी है। उस पर विश्वास करना ऐसा है जैसे इस दुनिया में भूतों के होने पर विश्वास करना। मेरे और उसके बीच पुरानी दुश्मनी है और हाल के दिनों में मैं आस्था परिवार के साथ आस्था अस्पताल के अधिग्रहण पर चर्चा कर रही हूँ। आस्था नहीं चाहती कि मैं इसे अधिग्रहित करूं और मुझे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वह जानबूझकर मेरी बुराई कर रही है और तुम्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। नेहा ने ठंडी घृणा से सूंघा। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि वह मेरा मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ कि आस्था का अपना एजेंडा है, लेकिन अगर वह जो कहती है वह सच है, भले ही मैं उसके द्वारा इस्तेमाल हो रही हूँ, फिर भी मैं आज तुम्हें मार डालूंगी ताकि मेरे बेटे को भविष्य में कोई खतरा न हो। मैं शौर्य को मारने में सक्षम थी, तुम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो। हालांकि प्रीति मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन जब उसने नेहा को उसे मारने की धमकी देते सुना तो उसका दिल डूब गया। नेहा खोखली धमकियां नहीं दे रही थी। दूसरों को शायद पता ना हो कि शौर्य की मौत कैसे हुई थी, लेकिन प्रीति अच्छी तरह जानती थी। अपने बेटे को अकेले वर्मा परिवार की सारी दौलत विरासत में दिलाने के लिए उसने शौर्य को मार डाला था और आकाश को इस करतूत का पता लगाने में काफी समय लगा था। ये नेहा एक पागल औरत थी। ठंडक की भावना तेज हो गई और प्रीति थोड़ी कांपी। आस्था ने जो कहा वह सच नहीं है। मैंने आकाश को पैसे से नहीं ठगा, उसकी बुद्धिमत्ता के साथ मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ? तुम उसकी जैविक माँ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वह एक सच्चा प्रतिभाशाली है, जिसे आस्था और यशोमती की साझेदारी में धोखा खाने के अलावा किसी और ने कभी मूर्ख नहीं बनाया है। जहां तक आकाश को फुसलाने की बात है, ये और भी बेतुका है। वह ऐसा व्यक्ति है जो महिलाओं पर कभी ध्यान नहीं देता। वे कैसी भी दिखें, वह उन पर दूसरी नजर भी नहीं डालेगा। अगर मैं उसे फुसला सकती थी तो क्या वह मुझे तलाक देता? नेहा ने सोच समझकर प्रीति को देखा। तुम्हारी बात में दम है। मैं अपने बेटे का चरित्र अच्छी तरह जानती हूँ। वास्तव में सामान्य लड़कियां उसे फुसला नहीं सकती, लेकिन प्रीति ने भान से कुढ़ी। लेकिन क्या? लेकिन तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे एहसास होता है कि तुम कोई सामान्य लड़की नहीं हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आस्था ने कहा था कि एक बार जब मैं तुम्हें देखूंगी तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम पुरुषों को मंत्रमुग्ध करने में कितनी सक्षम हो। प्रीति चाहती थी कि वह उसका खोपड़ी खोलकर देखे कि अंदर क्या है। उसने किसे मंत्रमुग्ध किया है? जब से वे मिली हैं, क्या उनकी उपस्थिति में कोई पुरुष भी था? उसने कैसे निष्कर्ष निकाला कि वह पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर सकती है? अगर वह वास्तव में पुरुषों को मंत्रमुग्ध करने में इतनी निपुण होती तो क्या वह आस्था को अपने पति को चुराने देती? मैं सामान्य लड़की क्यों नहीं हूँ?
मैं बहुत औसत और सामान्य हूँ। पुरुषों को मंत्रमुग्ध करने में मेरी क्षमता नगण्य है। आकाश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम्हें मुझ पर समय और ऊर्जा बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम सामान्य। नेहा ने प्रीति को सिर से पैर तक बारीकी से देखा। उसकी निगाहें अंत में उसके चेहरे पर टिकीं। समुद्री हवा ठंडी और तेज थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके गाल और नाक ठंड से लाल थे, यहाँ तक कि उसके बाल, जिन पर ठंडा पानी डाला गया था, वे जमकर बर्फ बन गए थे। वह बुरी हालत में थी, लेकिन फिर भी वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर बनी हुई थी। उसके बिखरे हुए बाल भी एक निश्चित कच्ची सुंदरता जोड़ रहे थे। नेहा को भी अपनी जवानी में काफी सुंदर माना जाता था, अन्यथा दृढ़ वर्ण का अफेयर नहीं होता। लेकिन नेहा जानती थी कि उसकी जवानी की सुंदरता प्रीति की सुंदरता के 10वें हिस्से के भी करीब नहीं थी। सुंदरता एक दुर्लभ संसाधन है, और प्रीति जैसी शीर्ष स्तरीय सुंदरता तो और भी दुर्लभ थी, जिसके आकर्षण का विरोध कुछ ही पुरुष कर सकते थे। उसका बेटा शायद कोई अपवाद नहीं था। अगर तुम सामान्य हो तो तुम्हारे बगल में खड़ी आस्था एक राक्षस है, नेहा ने कहा। आस्था, जो नाटक का आनंद ले रही थी, जब उसे अकारण बदसूरत कहा गया तो उसका रंग अचानक काला पड़ गया। उसे सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब दूसरे प्रीति के चेहरे की तुलना उससे करते थे। लानत है प्रीति, अगर वह सुंदर थी तो क्या हुआ, थोड़ी देर में वह तो भी मर जाएगी। प्रीति के पास हालांकि आस्था से निपटने का समय नहीं था। उसने आस्था की ओर देखा भी नहीं और जितना हो सके शांत आवाज में कहा, तुम्हें लग सकता है कि मैं सामान्य नहीं हूं, लेकिन आकाश मुझे सामान्य मानता है और उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि वह गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी से शादी करे तो तुम्हें उससे इस बारे में बात करनी चाहिए, न कि मेरा अपहरण करके समुद्र पार पुल पर लाना चाहिए। अगर तुम मुझे मार भी डालती हो तो यह अर्थहीन है। यह आकाश के निर्णयों को प्रभावित नहीं करेगा। बेशक मैं अपने बेटे से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन तुम्हारे पास एक देश को बर्बाद कर सकने वाली लोमड़ी की आत्मा की उपस्थिति है और तुम इतनी वाकपटु हो। तुम्हें जिंदा रखने से मेरे बेटे पर असर पड़ सकता है। जिस क्षण नेहा ने प्रीति को देखा था वह उसे मारना चाहती थी। वह बहुत सुंदर थी और चिकित्सा में भी कुशल थी। अगर वह उसके बेटे को हेरफेर करना चाहती थी तो बस एक सुई या थोड़ी सी दवा इसे आसान बना देगी। तुम्हारे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। केवल एक मृत व्यक्ति ही वास्तव में सुरक्षित होता है। प्रीति को लगा कि वह पूरी तरह से अतर्कसंगत है। यह नहीं है कि मैं वाकपटु हूं, यह इसलिए है क्योंकि तुम मुझे मारने जा रही हो। बेशक मुझे अपने लिए बहस करनी होगी। अगर मैं चुप रहूंगी तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? बेशक नहीं, सिर्फ तुम्हारे उस चेहरे के लिए तुम्हें आज मरना होगा। प्रीति अपने दिल में क्रोधित थी। तो इन सब के बाद नेहा ने उसे जीने देने की कभी योजना नहीं बनाई थी। ठंडी रेलिंग से सटी हुई उसने एक शांत और निर्दयी आवाज में बात की, मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम आस्था के साथ क्या करने की योजना बना रही हो। नेहा ने उसे घृणा से देखा। क्या उसकी तरह तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारी गिरावट को सहारा दे? मैं सहारा नहीं खोज रही हूँ, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। चूंकि उसी ने तुम्हें मुझे मारने के लिए उकसाया है, मैं कोई महान परोपकारी नहीं हूँ। बेशक मैं भी चाहती हूँ कि वह मर जाए। आस्था अचानक चीख पड़ी, प्रीति इतनी घिनौनी मत बनो। वह तुम्हें मारना चाहती है, मुझे नहीं। मुझे इसमें घसीटना बंद करो। आस्था, हम दोनों में से कौन घिनौना है? क्या तुम इंसान बनना भी जानती हो? मुझे लगता है कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो। तुम वह हो जो कुत्ते से बदतर हो। वह मुझे जाने देने के लिए पहले ही सहमत हो गई थी। यहाँ चीजों को उकसाना बंद करो। वह व्यक्ति जो आज बचेगा वह निश्चित रूप से मैं हूँ। तुम्हें तो बस जल्दी करो और मर जाओ। तुम किन शर्तों पर उसे तुम्हें जाने देने के लिए सहमत हुई? वह तुम्हें जाने देने के लिए सहमत क्यों हुई? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने मेरी जान के बदले अपनी जान का सौदा किया है? तुम बेहतर हो कि प्रार्थना करो कि तुम इस बार पूरी तरह से मर जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें जिंदा रहने का अफसोस करा दूंगी। तुम मरने वाली हो और फिर भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रही हो। कैसा मजाक। नेहा उनकी बहस सुनकर काफी खुश थी। ये दोनों महिलाएं जिन्होंने उसके बेटे के मामलों में हस्तक्षेप किया था, जल्द ही मर जाएंगी। उसका बेटा निश्चित रूप से गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी से शादी करेगा। आस्था जैसी देवदूत जैसी चुड़ैल और प्रीति जैसी निम्न जनित आकर्षक स्त्रियां उसके बेटे के करीब नहीं आ सकती थीं। उसका भविष्य उज्जवल होगा। आसमान तेजी से काला हो गया और समुद्र पार पुल पर सभी बत्तियां जल उठीं, जिससे पूरा पुल रोशन हो गया। फिर भी पुल के नीचे एक घोर अंधेरा समुद्र था जो एक भयानक राक्षस की तरह था जो सब कुछ निगल सकता था। नेहा आगे बढ़ी, आस्था को उठाया और उसे पुल से फेंकने वाली थी। आस्था डर से चीख उठी, तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगी। तुम अभी भी मुझे समुद्र में फेंकने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैंने कहा था कि तुम थोड़ा और जिंदा रह सकती हो, और अब तुम कई घंटे और जिंदा रही हो। क्या ये पर्याप्त नहीं है? नहीं, कृपया, मैं तुमसे भीख मांग रही हूं कि मुझे जाने दो। मैं तुम्हें आस्था अस्पताल विला भी दे सकती हूं। जब तक तुम मुझे जिंदा रहने दोगी मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। प्रीति ने उदासीनता से कहा, आस्था, मैंने पहले ही आस्था अस्पताल का अधिग्रहण कर लिया है। क्या तुम अब उसे एक खाली वादा देने की कोशिश कर रही हो? आस्था मौत के डर से घिरी हुई और पतन के कगार पर प्रीति को आग में ईंधन डालते और नेहा के क्रोध को भड़काते हुए सुना, और वह एक बेताब चीख में फट पड़ी, चुप हो जाओ। हालांकि नेहा को वह बहुत शोरगुल वाली और परेशान करने वाली लगी। एक जोरदार चाल के साथ उसने उसे रेलिंग पर उठाया और फिर नीचे फेंक दिया। लेकिन आस्था की उत्तरजीविता की सहज प्रवृत्ति भड़क उठी। जैसे ही वह गिरी, वह पुल की रेलिंग को पकड़ने में सफल रही। उसका शरीर बीच हवा में लटक रहा था, छोड़ने से इनकार कर रहा था। ये देखकर नेहा आगे बढ़ी और बुरी तरह उसके हाथों पर कदम रखा। आस्था दर्द से चिल्लाई, रेलिंग को और अधिक पकड़ नहीं पाए और सीधे नीचे गिर गई। एक छपाक के साथ वह समुद्र में गिर गई, जिससे एक बड़ा छींटा पड़ा और फिर तेजी से डूब गई।
आस्था से निपटने के बाद नेहा ने फिर प्रीति को पकड़ा, जो लगभग जम चुकी थी, और प्रीति की बर्फीली घूर में उसे रेलिंग के ऊपर पलटने की कोशिश की। प्रीति गिरने के खतरे को जोखिम में डालते हुए अपने पैरों को जोर से बाहर फेंका, नेहा को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि नेहा दर्द के प्रति इतनी प्रतिरोधी होगी। गिराए जाने के बाद उसे पता ही नहीं चला कि दर्द क्या है। वह तेजी से उठी, उसके पास चलकर आई, उसे लात मारी और उसे फिर से पुल से धक्का देने की कोशिश की। ठीक उसी क्षण एक कार तेजी से उनकी ओर आई, फिर अचानक उनके सामने रुक गई। ब्रेक की तेज चीख ने रात के आसमान को फाड़ दिया और नेहा ने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा, फिर अपने बेटे को कार से बाहर निकलते देखकर हैरान रह गई। आकाश, उसका बेटा यहाँ क्यों था? आकाश तेजी से उनके पास आया, उसकी आवाज बर्फीली, उसकी आंखें खून से लाल। नेहा, उसे छोड़ दो। नेहा को पता नहीं था कि उसने इस जगह को कैसे ढूंढा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह प्रीति के लिए आया था, और इससे भी अधिक स्पष्ट था कि उसने वास्तव में प्रीति की सुंदरता के प्रलोभन का विरोध नहीं किया था, उसकी गहरी परवाह करता था। नेहा की प्रीति को मारने की इच्छा और मजबूत हो गई। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, प्रीति को रेलिंग के ऊपर से भेज दिया। प्रीति, आकाश ने पुकारा और फिर तुरंत उसके पीछे कूद गया। चिंतित और क्रोधित नेहा चिल्लाई, आकाश, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम वहां कूदने पर मर जाओगे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका बेटा एक पल के लिए भी झिझके बिना कूद जाएगा। ये सब खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। वह बस यही चाहती थी कि वे दोनों घिनौनी महिलाएं मछलियों को खिलाएं। उसका इरादा कभी नहीं था कि उसका बेटा उनसे जुड़े। वजनहीनता महसूस करते हुए प्रीति ऊंचे पुल से गिरी, समुद्र में गिर गई। वह चीखी या रोई नहीं, उसने पानी से टक्कर मारने से ठीक 1 सेकंड पहले एक गहरी सांस ली, और अंदर गिरने के बाद उसने पागलपन से अपने शरीर पर रस्सियां खोलना शुरू कर दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह ऊपर तैर नहीं सकती थी और वह जिंदा डूब जाएगी। समुद्री पानी बर्फीला और चुभने वाला था, पानी के अंदर अंधेरा था जिससे देखना असंभव था, और प्रीति को खुद को खोलने के लिए याददाश्त पर भरोसा करना पड़ा। उसने देखा कि आकाश भी समुद्र में कूद गया था, लेकिन उसने अपनी सारी उम्मीदें उस पर डालने की हिम्मत नहीं की। उसे इस तरह एक बार पहले ही निराश किया जा चुका था और वह दूसरी बार मूर्ख नहीं बनेगी। आकाश का गोता लगाना जरूरी नहीं था कि उसे बचाने के लिए हो, शायद उसने आस्था को भी समुद्र में गिरते देखा था और उसे बचाने आ रहा था। हालांकि जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसे किसी ने पकड़ लिया। फिर उस व्यक्ति ने अपने होंठ उसके होंठों पर दबाए, उसे सांस दी। यह आकाश था, वह पहले उसे बचाने आया, आस्था को बचाने नहीं जा रहा। उसके बाद आकाश ने उसे ऊपर तैरने के लिए नेतृत्व किया। जिस पल वे पानी की सतह पर आए, प्रीति ने गहरी सांस ली। समुद्र इतना ठंडा था कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, केवल आकाश की गर्मी जिसने उसे पकड़ रखा था, उसे पूरी तरह से जमने से रोके हुए थी। उसके शरीर पर रस्सियों को आकाश ने तेजी से खोल दिया, जिसने उसे आश्वस्त किया, डरो मत, मैं अपने साथ योग को लाया हूं, और वह अब तक एक स्पीड बोट ढूंढ रहा होगा। हम जल्द ही किनारे पर पहुंच जाएंगे। किनारा अभी भी बहुत दूर था और उनके लिए खुद से वहां तैरना निश्चित रूप से संभव नहीं था। प्रीति ने आकाश को देखा, ये सोचते हुए कि उसने आस्था को समुद्र में गिरते नहीं देखा होगा। नेहा ने आस्था को भी समुद्र में फेंक दिया और वह भी बंधी हुई है। मैंने देखा, तो तुम उसे बचाने नहीं जा रहे। अगर मैं उसे बचाने जाता हूं तो तुम्हारा क्या? प्रीति ने उपहास करते हुए कहा, मैं तो बस अपना ध्यान खुद रखूंगी और उम्मीद करूंगी कि मैं भाग्यशाली हो जाऊं और बच जाऊं। आकाश ने उसे कसकर पकड़ लिया, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें किसी और को बचाने के लिए नहीं छोड़ सकता। आस्था को अपना ध्यान खुद रखने दो और देखो कि वह भाग्यशाली होती है या नहीं। तो तुम इस बार खास तौर पर मुझे बचाने आए, आस्था के लिए नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मुझ पर संदेह करना बंद करो। प्रीति ठंड से कांप गई, लेकिन उसका दिमाग असाधारण रूप से साफ था। उस तलाक के मामले के अलावा तुम वास्तव में मेरे लिए हमेशा काफी अच्छे रहे हो। अगर यह सिर्फ मैं होती तो तुम निस्संदेह मुझे बचाते, लेकिन जैसे ही आस्था शामिल होती है, तुम बिना शर्त उसे चुनते, उसकी रक्षा करते, उसे बचाते, मुझे छोड़ देते। आकाश का दिल उसके शब्दों से बुरी तरह दुख गया। पिछली बार जब उसका अपहरण हुआ था तो ये सिर्फ वह नहीं था जिसे एक गंभीर मनोवैज्ञानिक छाया के साथ छोड़ दिया गया था, उसकी चेतना का एक हिस्सा भी उस अपहरण में फंस गया था, उससे बाहर निकलने में असमर्थ था। मुझे माफ करना प्रीति, ये फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तुम सच में उसे नहीं ढूंढोगे? नहीं, उसके पास आस्था को ढूंढने का मन कहाँ था। जिस पल प्रीति को पुल से धक्का दिया गया, उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट रही है। उसे यहाँ तक डर था कि अगर वह थोड़ा भी देर करता तो उसे प्रीति कभी नहीं मिलती, इसलिए वह तुरंत उसके पीछे कूद गया। सौभाग्य से वे एक दूसरे के करीब गिरे और उसने उसे जल्दी से ढूंढ लिया। इस विशाल महासागर में उछलती लहरों के साथ अगर वह आस्था को बचाने के लिए उसे छोड़ देता तो उसे संभवतः उसे फिर कभी न ढूंढने में केवल एक पल लगता। इसके अलावा उसका इरादा कभी आस्था को बचाने का नहीं था। जब प्रीति ने सुना कि आकाश ने कितनी दृढ़ता से जवाब दिया तो उसका उदास मन अंततः थोड़ा बेहतर हो गया। बेशक वह वास्तव में नहीं चाहती थी कि आकाश आस्था को बचाए, वह तो चाहती थी कि आस्था डूब जाए। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, वे पहले ही समुद्र पार पुल से दूर बह चुके थे। अगर आकाश अब आस्था को ढूंढना चाहता तो वह शायद नहीं ढूंढ पाता। समुद्र में किसी को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से अलग नहीं था। प्रीति के भीगे हुए बाल पहले ही बर्फ बन चुके थे। आकाश को ऊपर देखते हुए उसके छोटे बाल भी बर्फ से ढके हुए थे। तापमान बहुत कम था और वे दोनों कांप रहे थे। प्रीति एक हाथ से पानी में चल रही थी और दूसरे हाथ से आकाश को कसकर पकड़े हुए थी ताकि गर्मी बनी रहे, खुद को ठंड से राहत देने के लिए विचलित करने की कोशिश कर रही थी। आकाश, क्या तुम जानते हो कि नेहा ने मेरा अपहरण क्यों किया? क्यों? क्योंकि आस्था के मरने से पहले वह मुझे अपने साथ घसीटना चाहती थी। इसलिए उसने नेहा को मुझे मारने के लिए कहा। उसे बताया कि मैंने तुम्हें पैसे से ठगा है और तुम्हें गुप्ता परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने का मौका खो दिया है।
नेहा, मुझे तुम्हारे विवाह को प्रभावित न करने देने के लिए आस्था के सुझाव पर ध्यान दिया। मुझे माफ करना। आकाश ने एक बार फिर माफी मांगी। उसका दिल अपराध बोध से दुख रहा था और उसे हर चीज पर गहरा अफसोस हो रहा था। चाहे वह आस्था हो या नेहा, ये सब मेरी गलती है। यह मेरी वजह से है कि तुम लगभग अपनी जान गंवा बैठी। उसने प्रीति को कसकर पकड़ लिया, अपनी शरीर की गर्मी को उस तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि उसके दांत किटकिटा रहे थे। इस बार हम वापस जाने के बाद मैं आस्था और नेहा के साथ मामलों को सुलझाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि वे तुम्हें और नुकसान न पहुंचा सकें। प्रीति ने अपनी कड़ी गर्दन को मोड़ा, घोर अंधेरे समुद्र पर नजर डाली। हाँ, लहरों के अलावा कुछ नहीं था। आस्था को शायद आकाश के उसके साथ निपटने की जरूरत नहीं थी। समुद्र पहले ही उसका ध्यान रख चुका था। जहां तक नेहा की बात है, उसने सोचा कि आकाश निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाएगा, क्योंकि नेहा ही असली अपराधी थी जिसने उसके भाई को मारा था। दिन के समय समुद्र शानदार और आंखों को भाने वाला लगता था, लेकिन रात में उसमें होना भयानक रूप से डरावना महसूस होता था। सौभाग्य से उसके साथ आकाश था। अगर वह अकेली होती तो शायद उसने सभी प्रकार के भयानक दृश्य कल्पना करना शुरू कर दिया होता। ऐसा महसूस होता जैसे हर जगह भूत हैं, पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह। इंतजार अत्यंत लंबा महसूस हुआ। आकाश उसे ठंड से होश खो देने के डर से उससे लगातार बात करता रहा, यहाँ तक कि उसे धीरे से गाना भी गाता रहा। प्रीति वास्तव में आकाश की जांघ पर घाव के बारे में चिंतित थी। इतने लंबे समय तक ठंडे समुद्री पानी में भीगने से उसकी टांग में दर्द होना चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसे पकड़े और सांत्वना देता रहा। केवल इसी क्षण में प्रीति ने वास्तव में उसके प्यार की सच्चाई को महसूस किया। पहली बार उसने उसकी देखभाल को स्पष्ट रूप से महसूस किया, ये समझते हुए कि वह वास्तव में उसे खोना नहीं चाहता था। लेकिन ये बस बहुत ठंडा था। प्रीति आकाश पर झुक गई, उसके अंग कड़े हो गए, अब और तैरने में असमर्थ। उसके बाल उसके बालों के साथ जम गए थे। उसके पास अब उन्हें अलग करने की ताकत नहीं थी, न ही वह चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी चेतना अंदर और बाहर लुप्त हो रही थी। अचानक उसने अस्पष्ट रूप से एक मोटरबोट इंजन की आवाज सुनी, जो शांत महासागर पर असाधारण रूप से विशिष्ट लग रही थी। प्रीति, सोना मत, युग यहाँ है। हम अब घर जा सकते हैं। आखिरकार क्या वे घर जा सकते थे? प्रीति शांति से अंधेरे में डूब गई, अब कोई आवाज सुनने में असमर्थ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में आगे क्या हुआ इस बारे में लिखूं, तो कृपया मुझे बताएं। जब प्रीति दोबारा जागी तो खुद को एक नर्म बड़े बिस्तर पर पाया। बाहर धूप तेज थी और कमरा वसंत की तरह गर्म था। गहरे समुद्र, ठंड और डर के सारे विचार गायब हो चुके थे। कुछ देर बाद प्रीति को एहसास हुआ कि आकाश उसे अपनी हवेली वापस ले आया है। जाग गई। उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक चुंबन उसके माथे पर आया, जो उसके ठंडे कठोर बाहरी रूप के विपरीत नर्म और गर्म था। उस पर झुककर प्रीति ने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि उसे हल्का बुखार है, तो उसने तुरंत उसकी नब्ज जांची। आकाश, तुम्हें बुखार है? आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे नब्ज जांचने से रोकते हुए। मैं ठीक हूँ। हम दोनों को बुखार है। हमें पिछली रात ठंड लग गई थी, लेकिन अब हम घर आ गए हैं और ठंड नहीं लगेगी। मैंने तुम्हें बुखार कम करने की दवा भी दिलवा दी है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। उसके पैर के घाव में संक्रमण की चिंता करते हुए प्रीति ने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुमने बुखार और सूजन रोधी इंजेक्शन लगवा लिए? तुम्हारे पैर का क्या हाल है? पैर ठीक है, मैंने इंजेक्शन भी लगवा लिए। चिंता मत करो, मैं अपनी सेहत को लेकर मजाक नहीं करूंगा। बोलते हुए आकाश हल्का सा मुस्कुराया। साथ ही मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ असुविधाजनक खबर है। प्रीति का दिल जोर से धड़का। असुविधाजनक खबर क्या है? आस्था गायब हो गई है और इस बार यह सच में हुआ है। प्रीति का भाव अजीब हो गया। असुविधाजनक खबर? आकाश खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। कोई गायब हो गया है और यह असुविधाजनक खबर नहीं है। मेरे बड़े भाई श्री वर्ण ने आस्था को खोजने के लिए उस समुद्री इलाके में लोगों को भेजा है, लेकिन अभी तक वह नहीं मिली है। संभावनाएं कम हैं। एक और असुविधाजनक खबर है, क्या तुम उसे सुनना चाहोगी? वह कंबल में सिकुड़ गई, उस पर झुककर लापरवाही से बोली, बताओ और कौन असुविधाजनक हुआ है? किरण, उसे अपहरण और जानबूझकर हत्या के प्रयास के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उसका जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। प्रीति रुकी, फिर उससे पूछा, उसे पुलिस को किसने फोन किया? मैंने पुलिस को फोन किया और मैंने सबूत और गवाही प्रदान की। प्रीति चुप हो गई। पुलिस को फोन करने और कल मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं आते तो मैं शायद पूरी रात समुद्र में तैरती रहती और ठंड से मर जाती। आकाश ने उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ करना, ये फिर से मेरी गलती है। मुझे आस्था और किरण के खतरों को पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। यह मेरी गलती है। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? किरण ने मुझे बेहोश कर दिया था और मैं जागने पर खुद को एक समुद्र पार पुल पर पाई। मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इतनी दूर ले जाएगी। मैंने अस्पताल की पार्किंग से सीसीटीवी फुटेज की जांच की, किरण की कार का पता लगाया, फिर परिवहन विभाग में एक दोस्त से उसकी कार के ठिकाने को ट्रैक करवाया और मैं तुम्हारा पीछा करता हुआ तुम्हारे पास पहुंच गया। लिकवे की मरीज जिसका तुम मुफ्त में इलाज कर रही हो, वह कुछ हद तक चतुर थी। उसने किरण को धोखा दिया और किरण के तुम्हें ले जाने के बाद उसने मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। आकाश ने कुछ राहत के साथ कहा। खुशकिस्मती से उसने किरण का सीधे सामना नहीं किया, वरना किरण उसे भी निश्चित रूप से बेहोश कर देती। प्रीति, तुम्हारी दयालुता व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे इस दयालु कार्य के कारण ही मुझे तुम्हें जल्दी खोजने में मदद मिली। मुझे वास्तव में इस बार उसका धन्यवाद करना चाहिए। दरअसल जब मैंने पहली बार उसे लिया और उसका इलाज किया, तो वह निदेशक संघवी की दयालुता के कारण था। उन्हें लगा कि दीप शेख इतनी कम उम्र में लिकवे का शिकार है और उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया है। ये बहुत दुखद है, इसलिए उन्होंने उसे ले लिया और मुझसे उसका इलाज करवाया।
आकाश इस दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं था। वह अंधाधुंध दयालुता दिखाता है, तुम्हें मुफ्त में मरीजों का इलाज करने के लिए कड़ी मेहनत करवाता है। हालांकि निदेशक संघवी वास्तव में अत्यधिक दयालु हैं। वह मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं कर रहे थे, वह वास्तव में दीपशेख को ठीक नहीं कर सकते थे। जब वे बात कर रहे थे, आकाश का फोन बजा। उसने फोन उठाया। यूफी, क्या हुआ? अध्यक्ष आकाश, किरण आपसे मिलने पर जोर दे रही है। नहीं, उसने कहा कि उसके पास आपको बताने के लिए कुछ है और अगर आप उससे मिलते हैं तो वह अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लेगी। अगर आप नहीं जाते हैं तो वह शायद जेल से भाग जाएगी। उसकी क्षमताओं से जेल से भागना। उसने बहुत ज्यादा टीवी ड्रामा देखे हैं। आकाश ने उपहास किया और फोन काट दिया। प्रीति ने कहा, तुम्हें फिर भी उससे पुलिस स्टेशन जाकर मिलना चाहिए। हो सकता है कि यह इस बार उससे मिलने का तुम्हारा आखिरी मौका हो और तुम कोई पछतावा नहीं रखना चाहोगे। अगर मैं उससे नहीं मिला तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। आकाश ने उदासीनता से बात की। लेकिन अगर तुम उससे मिलने नहीं जाते और वह सच में जेल से भाग जाती है तो क्या होगा? अगर वह ऐसा करती है तो मेरे भाई और तुम फिर से खतरे में पड़ सकते हो। आकाश उठा। तब मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। आकाश ने जल्दी से कपड़े पहने और निकल गया और जाने से पहले उसने प्रीति के लिए नाश्ता भी तैयार करवाया। आधे घंटे बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और किरण से मिला। वह जेल के कपड़ों में थी और हथकड़ी लगी थी, लेकिन वह अच्छी लग रही थी। आकाश को आते देखकर वह मुस्कुराई भी। आकाश का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। जो कुछ भी तुम्हें कहना है तुम अब कह सकती हो। मैंने आस्था से सुना था कि श्रीवर्ण ने शक्ति को फिर से तुमसे ले लिया। क्या ये समूह अब तुम्हारे भाई का है? ये समूह किसका है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। समूह हमेशा से मेरे भाई का ही था। किरण अचानक ठंडी हंसी हंसी। ऐसा लगता है कि आस्था ने जो कहा वह सच था। श्रीवर्ण ने वास्तव में वह समूह फिर से उस कमीने को दे दिया। ये सब तुम्हारा होना चाहिए था। आकाश ने कहा, मैं एक नाजायज बच्चा हूं, मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था। सब कुछ मेरे भाई का है। समूह का उसे वापस मिलना ही सही है। किरण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें पालना चाहती थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें पालती तो तुम वर्मा परिवार के वैध छोटे मालिक नहीं बन पाते। मुझे तुम्हें वर्मा परिवार के साथ रहने के लिए भेजने पर मजबूर होना पड़ा। चूंकि तुमने मेरा पालन पोषण नहीं किया तो हमारा कोई माँ बेटे का स्नेह नहीं है। शक्ति कॉप कुछ ऐसा है जो मैं खुद नहीं चाहता था, इसका मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है। आकाश ने कहा, मेरा भाई नर्म दिल और दयालु है, इसीलिए उसने तुम्हारे किए को अपने दिल में नहीं रखा। तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर मेरा भला कर रही हो। किरण ने व्यंग्य के साथ उपहास किया। वह नर्म दिल और दयालु है। वह बदला नहीं लेता। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मेरे पास उसके खिलाफ कुछ दबाव है। तुम कल्पना कर सकते हो कि ये दबाव कितना महत्वपूर्ण होगा। आकाश ने आखिरकार उससे पूछा, तुम्हारे पास मेरे भाई पर क्या दबाव है? मैंने तुम्हें आज यहाँ ठीक यही बताने के लिए बुलाया है। शौर्य का उपनाम वर्मा नहीं है। तुमने क्या कहा? जो मैंने कहा वह सच है। शौर्य श्रीवर्ण का बेटा नहीं है। वह बेटा है जो याओसुहे ने किसी और आदमी से पैदा किया था। असंभव। यहाँ बकवास करना बंद करो। आकाश ने ठंडे लहजे में उसे घूरा। चाहे मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, तुम उसके डीएनए की जांच करके इसकी पुष्टि कर सकते हो। श्रीवर्ण का ब्लड ग्रुप ओ है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी ओ है। क्या तुम जानते हो कि शौर्य का ब्लड ग्रुप क्या है? किरण चुपचाप हंसने लगी। उसका ब्लड ग्रुप ए बी है। याओसुहे का ब्लड ग्रुप ए है। बी कहाँ से आया? वह किसी और आदमी से आया। ये वास्तव में हास्यास्पद है। श्रीवर्ण ने वास्तव में किसी और के बेटे को 30 साल तक पाला और वह अब वर्मा परिवार की सारी संपत्ति एक ऐसे बेटे को सौंपने का इरादा रखता है जिसका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है। श्रीवर्ण को दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होना चाहिए। आकाश ने भौहें सिकोड़ लीं। चूंकि तुम्हें पता है कि मेरा भाई मेरे पिता का बेटा नहीं है, तो तुमने मेरे पिता को सीधे क्यों नहीं बताया? मेरे भाई को मारने की परेशानी क्यों उठाई? क्योंकि मेरे पास भी शौर्य के हाथ में कुछ दबाव है। किरण ने एक कड़वी मुस्कान दी। शौर्य ने मुझसे एक समझौता किया, मैं उसकी पहचान उजागर नहीं करूंगी और वह मेरी पहचान उजागर नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी मुझ जैसी एक माँ है। इसके अलावा श्रीवर्ण का धोखा खाना उसके लिए सही है, मैं उसे क्यों बताऊं? याओसुहे ने सिर्फ वर्मा परिवार में शादी करने के लिए अपने मंगेतर के बच्चे के साथ गर्भवती होने के बावजूद श्रीवर्ण से झूठ बोला, ये दावा करते हुए कि यह उसका बच्चा था। आकाश ने किरण को सुनना बंद कर दिया। उसकी मानसिकता बुरी तरह से विकृत थी। आकाश ने जो नाश्ता तैयार किया था वह शानदार था, लेकिन प्रीति को भूख कम थी और वह केवल कुछ ही और खा सकी। बुखार, बंद नाक, गले में खराश और पूरे शरीर में हड्डियों में दर्द। नाश्ते के बाद उसने आकाश की हवेली छोड़ दी, एक टैक्सी बुलाई और अपने घर वापस चली गई। घर पहुंचकर प्रीति ने अपने लिए अदरक का सूप बनाया और खुद को कुछ एक्यूपंक्चर उपचार दिए। जल्द ही उसे पसीना आने लगा और उसकी बंद नाक और सिर दर्द बहुत कम हो गया। उसने एक गर्म कश्मीरी स्वेटर बदला और एक मोटा लंबा डाउन जैकेट पहना, इससे पहले कि एक टैक्सी लेकर उस सुरम्य छोटी पहाड़ी गांव में वापस चली गई जहां उसका पालन पोषण हुआ था। उसकी मां डॉक्टर शिवानी को उस छोटे शहर में दफनाया गया था। प्रीति कार से उतरी, बाजार में प्रवेश किया, कागजी पैसे, पेस्ट्री और लिली खरीदे और फिर शिवानी परिवार कब्रिस्तान की ओर चल दी। प्रीति कब्र के सामने बैठी रही, अपनी माँ की कब्र के पत्थर को देखती रही और बड़बड़ाती रही। माँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे वह अपराधी मिल गया है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। वह किरण थी और वह अब जेल में है। दुष्ट को आखिरकार उसका दंड मिल गया है। एक अज्ञात समय के बाद आकाश से बर्फ के फाहे गिरने लगे। उसने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। माँ, बर्फ पड़ रही है। मुझे याद है कि तुम्हें हमेशा बर्फ पसंद थी। जैसे ही वह खुद से बात कर रही थी, अचानक उसके सिर के ऊपर एक बड़ी काली छतरी दिखाई दी। एक परिचित आवाज आई, भले ही तुम्हें बर्फ पसंद हो, तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं बैठ सकती।
तुम्हें पहले से ही ठंड और बुखार है, इस तरह ठंड में बाहर रहना तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा होगा। प्रीति घूमी, उसकी आंखों ने उसके आश्चर्य और सदमे को नहीं छिपाया। आकाश, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ थी? आकाश नीचे झुका और उसे जमीन से खींचकर खड़ा किया, उसके हाथों को गर्म करने के लिए अपने हाथों से ढांक लिया। जब मैं घर पहुंचा और देखा कि तुम चली गई हो, तो मैंने तुम्हारे पड़ोस की निगरानी की जांच की और देखा कि तुम एक टैक्सी में बैठी हो। ड्राइवर ने बताया कि उसने तुम्हें शहर में छोड़ दिया था। भले ही तुम शहर का पता लगाने में कामयाब रहे, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी माँ की कब्र कहाँ थी? मैं पूछ सकता था, है ना? जब तुम अचानक अकेले शहर वापस चली गई, तो मैंने सोचा कि तुम किसी और जगह नहीं गई होगी। आकाश ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज में घबराहट का संकेत था। तुम अगली बार बिना कुछ कहे इस तरह से नहीं जा सकती। जब मैं घर पहुंचा और वहां कोई नहीं मिला, तो मुझे लगा कि तुम्हारा फिर से अपहरण हो गया होगा। नाम परिवर्तन की सूची। यह उन नामों की सूची है जिनका उपयोग कहानी को आधुनिक भारतीय संदर्भ में रूपांतरित करने के लिए किया गया है। आकाश की आवाज में घबराहट महसूस हुई। ये देखकर प्रीति हैरान रह गई कि वह अभी भी इतनी चिंता रखता है और उसकी इतनी परवाह करता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। उसके बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने भविष्य में उसके घर पर फिर से रुकने की संभावना पर अप्रत्यक्ष रूप से सहमति दे दी है। उसने अपना हाथ आकाश के हाथ से छुड़ाने की कोशिश की। वह अपनी माँ की समाधि पर कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। चलो, मैंने अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे दी है। आकाश ने समाधि की ओर देखा। वह प्रीति को खोजने की इतनी जल्दी में आया था कि कुछ खरीद नहीं पाया था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और समाधि की ओर झुककर गहरा नमस्कार किया। माँ, अब से मैं प्रीति का ख्याल रखूंगा, कृपया निश्चिंत रहें। घबराकर प्रीति ने उसे खींचा। तुम ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? मेरी माँ को तुम्हारे नमस्कार की जरूरत नहीं है। उनकी कब्र के सामने बकवास मत करो। मुझे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। जब उनकी शादी हुई थी, तो वह कभी उसकी माँ की समाधि पर श्रद्धांजलि देने नहीं आया था, और न ही उसने कभी उन्हें माँ कहकर बुलाया था। अब जब उनका तलाक हो चुका था, वह फिर से उन्हें माँ कह रहा था। उसे उम्मीद थी कि इसे उसकी अपनी माँ चौंक न जाए। हालांकि आकाश ने मौका पाकर प्रीति का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। मुझे उन्हें माँ कहना चाहिए था। जब भी तुम उन्हें श्रद्धांजलि देने आओगी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। प्रीति ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो पाई। उसने बस उसे तेजी से कब्रिस्तान के निकास की ओर खींचा। मुझे तुम्हारी संगत की जरूरत नहीं है, न ही मुझे तुम्हें माँ कहने की जरूरत है। वह मेरी माँ है और मैं ये खुद कर सकती हूँ। उन्हें तुम्हारा ऐसा कहना पसंद नहीं आएगा। आकाश उसके द्वारा कब्रिस्तान से बाहर खींचा गया। उसने छाता उसकी ओर झुका दिया। तुम्हें कैसे पता कि उन्हें ये पसंद नहीं आएगा? हो सकता है कि उन्हें पसंद आए। तुम सपना देख रहे हो। मेरी माँ को ये कैसे पसंद आ सकता है? प्रीति ने उसे कब्रिस्तान से बाहर खींचने के बाद उसका हाथ छोड़ दिया और अपने हाथों को गर्माहट के लिए अपने डाउन जैकेट की जेबों में डाल लिया। फिर कभी यहाँ मत आना। यह एक निजी कब्रिस्तान है। तुम्हें परिवार की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं मिल सकता। आकाश को शुरू में लगा था कि उनका रिश्ता कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन अब उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। वह अभी भी उसे दूर धकेल रही थी। उनके बीच की दूरी को कम करने का कोई इरादा नहीं दिखा रही थी। वह उसे और अधिक परेशान करने से बचने के लिए पिछले विषय को ही छोड़ सकता था। तुम्हें अभी भी बुखार है। तुम अचानक अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने अपने छोटी पहाड़ी गांव क्यों आ गईं? क्या ये तुम्हारे ठीक होने तक इंतजार नहीं कर सकता था? अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा कि तुम बुखार में इतनी दूर आए हो, तो वह चिंतित होंगी। मैंने अदरक काढ़ा पिया है और खुद पर एक्यूपंक्चर भी किया है। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। बर्फ के उड़ते हुए टुकड़ों से ढके एक ग्रामीण रास्ते पर चलते हुए प्रीति को वास्तव में काफी अच्छा लग रहा था। और वैसे भी, चूंकि मुझे बुखार है और मैं काम पर नहीं जा सकती, मैंने मौके का फायदा उठाकर माँ से मिलने और उन्हें ये बताने का फैसला किया कि असली अपराधी पकड़ा गया है, ताकि वह शांति से रह सकें। जब वह बोल रही थी, तो उसे किरण के साथ हुई घटना याद आई और उसने आकाश से पूछा, तुम्हारा क्या क्या किरण ने तुमसे कुछ कहा? आकाश ने उसकी ओर मुड़कर देखा, धीरे से बोला, हाँ, उसने कुछ बताया, कुछ ऐसा जिस पर मैंने पहले कभी विचार नहीं किया था। प्रीति ने सहज रूप से पूछना चाहा कि वह क्या था, लेकिन जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने खुद को रोक लिया। उसे उनकी बातचीत में बहुत गहराई तक नहीं जाना चाहिए। कुछ रहस्य ऐसे थे जो आकाश उसे नहीं बताएगा, और उसे जानने की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि जितना अधिक उसने पूछने से परहेज किया, उतना ही अधिक आकाश उसे बताना चाहता था। तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती कि वह क्या है? मुझे लगा था कि तुम जानना चाहोगी। प्रीति ने उसे देखा। मुझे लगा कि तुम नहीं चाहते कि मैं जानूं, इसीलिए तुमने आधी बात कही। आकाश ने लाचारी से सिर हिलाया। मैं बस तुम्हें थोड़ा छेड़ रहा था। इसका मतलब ये कैसे हो गया कि मैं नहीं चाहता था कि तुम जानो? क्या अब कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जान सकती? बस किरण ने जो मुझे बताया वह इतना आश्चर्यजनक था कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कैसे बताऊं। अब प्रीति भी उत्सुक हो गई थी। उसने आकाश को इतना हिचकिचाते हुए कभी नहीं देखा था। वह आमतौर पर निर्णायक होता था, शायद ही कभी टालमटोल करता हो। खुद को रोक न सकी, उसने उससे पूछा, तो क्या है वह? क्या तुम गोलमोल बातें करना बंद कर सकते हो? आकाश ने एक फीकी मुस्कान दी। किरण ने कहा, मेरा बड़ा भाई मेरे पिताजी का जैविक बेटा नहीं है। वह याओ सुहे और उसके पूर्व मंगेतर का बच्चा है। प्रीति की आंखें कांप उठीं। क्या शौर्य तुम्हारे पिताजी का बेटा नहीं है? यह असंभव है। श्री वर्मा अत्यंत पितृभक्त हैं। जब आकाश ने प्रीति का विस्मय देखा, तो उसने आह भरी और कहा, फिलहाल हमें नहीं पता कि किरण की बातें सच हैं या झूठ, लेकिन इस मामले को आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। प्रीति ने आंखें फाड़कर उसकी ओर देखा। अगर यह इतना महत्वपूर्ण मामला है, तो तुम इसे सत्यापित करने की जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? क्या इस समय शौर्य की पहचान अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए? मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि इसे सत्यापित करना है या नहीं, उसने स्वीकार किया।
प्रीति को यह समझना मुश्किल लगा। सत्यापित क्यों नहीं करना? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वह वास्तव में खून से तुम्हारा बड़ा भाई है या नहीं? वह मेरा जैविक भाई है या नहीं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा भाई मेरे लिए अच्छा रहा है और वह मेरे पिताजी का जैविक बेटा है या नहीं, वह अभी भी मेरा भाई है। प्रीति ने कुछ देर तक उसे शून्य में देखा, उसका मतलब समझते हुए। वास्तव में उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसका शौर्य के साथ खून का रिश्ता है या नहीं। वह शौर्य को अपना सबसे सम्मानित बड़ा भाई मानता है और अगर वे जैविक भाई बहन नहीं भी हुए तो भी उसके प्रति उसका रवैया नहीं बदलेगा। भले ही शौर्य उसका जैविक भाई न हो, वह अभी भी श्रीवर्ण की सारी संपत्ति और शक्ति कॉप को शौर्य को देने को तैयार है। क्या तुमने अपने पिताजी को बताया? उसने पूछा। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मामला हो सकता है। मैंने उन्हें अभी तक नहीं बताया है। इससे पहले उन्हें पता था कि आस्था जिस बच्चे को जन्म दे रही थी वह मेरे भाई का था, मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, ये कहते हुए कि वह देखना चाहते थे कि मैं कब पता लगाता हूँ। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि अगर मैं उन्हें नहीं बताता हूँ तो उन्हें कब पता चलता है। प्रीति को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। क्या वह जानबूझकर अपने पिता से बदला ले रहा था? कितना पितृभक्त है। क्या तुम्हारे भाई को पता है कि वह श्रीवर्ण का जैविक बेटा नहीं है? किरण के अनुसार मेरे भाई को लंबे समय से पता है। उसने कहा कि याओ सुहे अक्सर मेरे भाई को उसके जैविक पिता से मिलवाने ले जाती थी, जो ये भी जानता था कि मेरा भाई उसका बेटा है। तो तुम्हारे भाई को अपनी पहचान पता थी? प्रीति कुछ हद तक हैरान थी। उसने सोचा था कि शौर्य को अपनी पहचान नहीं पता थी और उसने कंपनी को इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया था, साथ ही श्रीवर्ण की व्यवस्था को भी स्वीकार कर लिया था कि श्रीवर्ण की सारी संपत्ति उसे सौंप दी जाए, केवल इसलिए कि वह जानता था कि आकाश एक अवैध बच्चा है। आकाश ने हमेशा महसूस किया था कि परिवार की हर चीज पर उसके भाई का वैध अधिकार है और उसने कभी परिवार से पैसे नहीं मांगे थे। अपनी खुद की अवैध स्थिति के बारे में जानने के बाद उसने पारिवारिक विरासत के अपने अधिकार को और भी अधिक छोड़ दिया था। लेकिन अगर शौर्य अवैध बच्चा भी नहीं था और वास्तव में याओ सुहे का किसी और के साथ बच्चा था, तो वह इतनी सहजता से पारिवारिक व्यवसाय पर कब्जा कैसे कर सकता था? प्रीति ने आकाश के चेहरे को देखा और एक पल के लिए सोचा, लेकिन अंत में कुछ न कहने का फैसला किया। उसे अब भी याद था कि उसका बड़ा भाई उसकी कमजोरी था, कोई भी इस विषय को छू नहीं सकता था। अतीत में जब ऐसा लगा था कि शौर्य मर गया था तो केवल शौर्य का नाम लेने से वह क्रोधित हो जाता था। उसने दूर के परिदृश्य को देखा जो अब धुंधला और बर्फ से ढका हुआ था और एक आत्मा अपमानजनक मुस्कान दी। उसे इन सब चीजों की परवाह क्यों करनी चाहिए? आकाश और उसके भाई का गहरा बंधन था। वह केवल अपने भाई की परवाह करता था, किसी संपत्ति या निगम की नहीं। क्या हुआ? तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही नहीं है? उसने पूछा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। प्रीति ने उसके साथ शौर्य के मामले पर चर्चा जारी न रखने का फैसला किया और वह रहस्य को भी ऐसे मानेगी जैसे उसने कभी सुना ही न हो, इसे किसी के साथ साझा नहीं करेगी। मैं रात को छोटी पहाड़ी गांव में रुकने वाली हूँ। तुम पहले शहर वापस चले जाओ। आकाश रुका। तुम अभी भी बीमार हो, तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकती हो? इतनी ठंड है, तुम्हें मेरे साथ वापस चलना चाहिए। प्रीति ने सिर हिलाया। घर पर हीटर है, एक बार चालू करने पर ठंड नहीं लगती। मैं आज वापस नहीं जाऊंगी। कुछ दिन पहले दादी ने मुझे फोन किया था और जब मेरे पास समय हो तो उनसे मिलने, उनके घर पर रखी औषधीय जड़ी बूटियां शहर वापस ले जाने और उन्हें हवा लगाने के लिए कहा था। तो मैं तुम्हारे साथ छोटी पहाड़ी गांव में रुकूंगा। मैं आज रात शहर वापस नहीं जाऊंगा। प्रीति ने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रुको। तुम पहले ही काफी कुछ कर चुके हो। ये ठीक है, अब वापस जाओ। आकाश परेशान लग रहा था। ये ठीक है का क्या मतलब है? हर बार जब तुम कहती हो कि ठीक है तो इसका मतलब है कि तुम चाहती हो कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए। प्रीति, यह असंभव है। इस जीवन में मुझसे दूर भागने के बारे में सोचना भी मत। प्रीति शांत रही। हमारे रिश्ते को खत्म होना ही था। ये भी गलत है कि इसे इतने लंबे समय तक घसीटा गया है। आकाश ने प्रीति को कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। हम चीजों को इस तरह खत्म नहीं करेंगे। उलझा हुआ होना हमेशा गलत नहीं होता। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम मुझे पसंद करती हो। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? प्रीति को उसने पकड़ रखा था लेकिन उसने उसे वापस गले नहीं लगाया। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। आकाश, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। आकाश की आवाज कुछ धीमी थी। तुम किस घटना की बात कर रही हो? सभी की, एक ही झटके में मिटा दिया। तुमने मुझे लगातार 2 बार बचाया। मुझे तुम्हारा आभारी होना चाहिए। तुम मेरा शुक्रिया कैसे करोगी? हम दोस्त बन सकते हैं। मैं अब तुम्हें दुश्मन नहीं मानूंगी। दुश्मन? क्या तुम मेरे प्रोजेक्ट चुराने में अपूर्व की मदद करने की बात कर रही हो? उन प्रोजेक्ट्स ने वास्तव में समूह को भारी नुकसान पहुंचाया था और निदेशक मंडल ने मुझे बहुत डांटा था। प्रीति चौंक उठी। अविश्वास से उसे देखने के लिए सिर उठाया। तुम्हें पता था? मुझे पता था। अपूर्व ने मुझे बताया था। प्रीति हैरान थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अपूर्व इस रहस्य को स्वेच्छा से प्रकट करेगा क्योंकि गॉड किलर के रूप में उसकी पहचान छाया से उसके लिए अधिक मददगार थी। इसे प्रकट करके वह अपने गुप्त समर्थन को खोने का जोखिम उठा रहा था। जहां तक उसका सवाल है, उसे अब इस रहस्य को रखने की कोई जरूरत नहीं दिखी थी। आकाश के जानने से उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। आकाश, मैंने शुरुआत में अपनी पहचान छिपाने का इरादा नहीं किया था और मैंने तुमसे कहा था कि मैं वायरस से संक्रमित वीडियो को ठीक कर सकती हूँ। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया और तुम्हें यह भी नहीं पता था कि मैंने विश्वविद्यालय में किस विषय में स्नातक किया था। तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया है। मैं खुद को दोष देता हूं कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, तुम्हें नहीं समझा। आकाश ने उसे और कसकर गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ पहले जैसा व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। प्रीति मुस्कुराई। ये सब अतीत की बात है। मुझे पहले बहुत गुस्सा आया था लेकिन समय बीतने के साथ सबसे बड़ा गुस्सा भी फीका पड़ गया।
तुमने मुझे मुआवजा दिया है और तुमने मुझे बचाया है। ये भरपाई होनी चाहिए, है ना? अब आत्मनिंदा की कोई जरूरत नहीं है। आकाश का दिल दुख रहा था जब उसने उसे इतनी उदासीनता से बोलते हुए सुना, लेकिन तुमने वास्तव में मुझे माफ नहीं किया है ना? अगर तुमने किया होता तो तुम अब मुझे दूर भेजने, मुझे बाहर धकेलने के बारे में नहीं सोच रही होती। मैंने तुम्हें वास्तव में माफ कर दिया है, लेकिन तुम्हें माफ करने का मतलब यह नहीं है कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करनी होगी। मैं अब ठीक हूँ, मैं हमारे तलाक की छाया से बाहर आ गई हूँ। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो हम शादी नहीं करेंगे। अगर तुम दोस्त बनना चाहती हो तो चलो दोस्त बनते हैं। हालांकि एक दोस्त को तुम्हारे छोटी पहाड़ी गांव में रात भर रुकने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम मुझे फिर से दूर भेजने के बारे में नहीं सोच रही हो, है ना? प्रीति हिचकिचाई जब उसने उसकी ओर देखा। मेरे गांव में कुछ समय से कोई नहीं रहा है और शहर जितनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। मुझे डर है कि तुम्हें आदत नहीं होगी और तुम्हें रात को अच्छी नींद नहीं आएगी। आकाश कड़वी हंसी हंसा। उसे नहीं पता था कि उसके पास उसके बिना वह सामान्य रूप से सो नहीं पाता था, है ना? मैं पहले भी तुम्हारे घर पर रुका हूँ। जब तुम्हारी दादी यहाँ इलाज के लिए थी तो क्या मैं उनके साथ नहीं था? मुझे तुम्हारे यहाँ रुकने में कोई असुविधा नहीं है। जैसे ही वह बोला, आकाश ने फिर से प्रीति का हाथ पकड़ा, उसके घर की ओर बढ़ते हुए। लगभग साल का अंत हो गया है। तुम्हारी दादी और मेरी दादी को अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए, है ना? जब दादी वापस आएंगी तो मैं उन्हें ठीक से धन्यवाद देने की योजना बना रहा हूँ। तुम दादी को किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो? मुझे तुम्हें जानने का इतना अच्छा मौका देने के लिए और उस समय हमारी शादी की व्यवस्था करने के लिए उन्हें धन्यवाद। ओह, तुम दादी को धन्यवाद देने जा रहे हो? ऐसा लग रहा था कि जब हमारी शादी हुई थी तो केवल मैं ही खुश थी, तुम खुश नहीं लग रहे थे। मैं खुश नहीं था, लेकिन मैं नाखुश भी नहीं था। चूंकि दादी ने बहुत पहले कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए, मैंने बस सोचा कि शादी बहुत स्वाभाविक थी। स्वाभाविक? उस समय मैंने सोचा था कि तुम आस्था को पसंद करते हो, कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए तुमने मेरे साथ दूसरे विकल्प के रूप में समझौता कर लिया। आखिरकार, अगर तुम उस महिला से शादी नहीं कर सकते जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो किसी से भी शादी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकाश खुद को उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसने से रोक नहीं पाया। मैंने उससे मुश्किल से कुछ बार बात की है। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं उसे पसंद करता था? क्या यह इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अधिक समय बिताया है? तुम्हारे अलावा क्या मैंने अन्य महिलाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया है? वास्तव में साथ रहने जैसा महसूस हो रहा है। आकाश शायद ही कभी अन्य महिलाओं पर ध्यान देता था, अन्यथा प्रीति को यह भ्रम नहीं होता कि उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं और वह उससे शादी करने के लिए इतनी उत्सुक नहीं होती। जब आस्था का मामला नहीं होता था तो वह हमेशा उसकी रक्षा करता था, लेकिन जब भी बात आस्था की होती थी तो वह उसी का पक्ष लेता था। प्रीति लाचारी से मुस्कुराई। सिर्फ इसलिए कि हम एक साथ बहुत समय बिताते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने कभी मेरे मामलों की परवाह नहीं की, अन्यथा तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि मैंने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और मैंने क्या विषय लिया। फिर भी तुम्हें आस्था के स्कूल और विषय के बारे में हर छोटी छोटी बात बहुत स्पष्ट रूप से याद है। तुम्हें उसकी पसंद और वह किन परीक्षाओं की तैयारी कर रही है ये भी पता है। बेशक मुझे गलतफहमी हुई, तुमने मेरी परीक्षाओं के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। आकाश ने माथे पर शिकन डाली। मैं आस्था के बारे में वह सब जानता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा भाई हमेशा मेरे सामने उनके बारे में बात करता है। मैंने कभी उसके मामलों में दखल नहीं दिया। मेरा भाई हमेशा उसकी कोमल और दयालु होने के लिए प्रशंसा करता है और मुझे बताता है कि वह एक अच्छी लड़की है और उस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहता है। मैंने सोचा कि मेरा भाई वास्तव में उसे पसंद करता है, इसलिए मैंने उसकी खातिर उसकी देखभाल की। ये भी मेरे भाई के इस बार वापस आने के बाद ही पता चला कि वह वास्तव में आस्था को इतना पसंद नहीं करता था। वह बस सोचता है कि उसका कोमल स्वभाव उसे एक उपयुक्त पत्नी बनाता है, इसलिए उसने उससे शादी करने की योजना बनाई। फिर से शौर्य ही क्यों? इस बार शौर्य के लौटने पर आस्था के प्रति उसका रवैया नाटकीय रूप से बदल गया था, जैसे कि उनका पिछला स्नेह सब झूठा था। आस्था की कपटता एक बात थी, लेकिन क्या शौर्य भी कपटाचारी था? वह क्या चाहता था? प्रीति को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ जैसे वह किसी चीज को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सकी कि वह क्या था। कुछ देर सोचने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे बिना प्रीति ने हार मान ली। चूंकि वह एक रात घर पर रुक रही थी, प्रीति फिर से बाजार गई, कुछ ताज़ी सब्जियां और बीफ की हड्डियां खरीदकर बीफ बोन नूडल्स बनाने के लिए। आकाश स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चला। प्रीति खरीदारी करती, जबकि वह भुगतान करता, और भुगतान करने के बाद वह उसके लिए थैले उठाता। छोटी पहाड़ी गांव में कई लोग प्रीति को पहचानते थे क्योंकि उसकी दादी के उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल ने गांव में अनगिनत लोगों की जान बचाई थी, और यहां तक कि आसपास के छोटे गांवों के कई लोग भी प्रीति को जानते थे। अगर वे शहर नहीं चले गए होते तो अब तक लोग उनके घर पर सब्जियां और मांस ले आते, जिससे प्रीति को उन्हें बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। सामानों के साथ घर लौटने के बाद प्रीति ने अपनी दादी द्वारा पहले से रखी गई औषधीय जड़ी बूटियों की जांच की। कुछ जड़ी बूटियों की प्रभावकारिता जितनी देर तक रखी जाती है उतनी ही बढ़ती है, जबकि अन्य समय के साथ कमजोर हो जाती हैं। प्रीति ने बचपन से ही अपनी दादी को जड़ी बूटियां चुनने, इकट्ठा करने, सुखाने और संसाधित करने में मदद की थी, और वह विभिन्न जड़ी बूटियों के गुणों को दिल से जानती थी। जड़ी बूटियां लकड़ी के बक्सों में रखी गई थीं, प्रत्येक पर विशिष्ट दिनांक और मात्राएं लिखी हुई थीं, सभी प्रीति द्वारा लिखी गई थीं। प्रीति ने उन्हें एक एक करके बाहर निकाला और उनका निरीक्षण किया। उसने उन लोगों को हटा दिया जो समस्याग्रस्त थीं और बाकी को फिर से पैक किया, अगले दिन ले जाने की तैयारी में। इस बीच आकाश बीफ बोन सूप पकाने और सब्जियां भूनने में व्यस्त था। प्रीति अपने काम के बीच में थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। वह अपने गंभीर सर्दी के बारे में भूल गई थी। जब उसने एक विराम लिया और रसोई में गई तो उसने आकाश को भी हलचल करते देखा।
बीफ की हड्डियों का बर्तन भाप दे रहा था, सुगंधित, जिसमें उसने पहले से ही 2 व्यंजन बना रखे थे, लहसुन बैंगन और बांस की कोम्पलों के साथ टोफू। बर्तन में एक मछली भी उबल रही थी, उसकी ताज़ी सुगंध पहले ही हवा में भर गई थी और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही परोसने के लिए तैयार हो जाएगी। उस पल में प्रीति को घरेलूपन का एक एहसास हुआ, जैसे वे बहुत लंबे समय से इसी तरह एक साथ रह रहे हों। वह आकाश के पास गई और बर्तन में मछली देखकर पूछा, मैंने निश्चित रूप से कोई मछली नहीं खरीदी, ये कहाँ से आई? मैंने योगेश से बाजार जाकर मछली और कुछ झींगे खरीदने के लिए कहा था। तुम्हें मछली पसंद भी नहीं है, क्यों खरीदी? क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। प्रीति ने खुद को सिर हिलाने से रोक नहीं पाई। उसने मछली इसलिए नहीं खरीदी थी क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करता था, फिर भी उसने योगेश से इसे खरीदने के लिए कहा था। उसे मछली पसंद थी, लेकिन यह आवश्यक नहीं थी। चूंकि वह इसे पसंद नहीं करता था, इसलिए इसे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, खासकर जब वे शायद ही कभी एक साथ खाते हों। गर्म रहने के लिए अभी भी साथ सोना ज़रूरी है। चूंकि खाने का समय हो गया था, प्रीति ने जड़ी बूटियां व्यवस्थित करना बंद कर दिया और दोपहर का भोजन तैयार करने में आकाश की मदद करने के लिए रसोई में ही रुक गई। उसने बाजार से खरीदे गए हाथ से बने नूडल्स पकाए। उन्हें अच्छी तरह से उबालने और ठंडा करने के बाद उसने उन्हें एक कटोरे में परोसा, उन पर 2 चम्मच बीफ बोन शोरबा डाला, कुछ बीफ मिलाया और ऊपर से धनिया और कटे हुए हरे प्याज छिड़के, जिसके परिणामस्वरूप सुगंधित बीफ बोन नूडल्स का एक कटोरा तैयार हुआ। आकाश ने उसे हलचल करते देखा, उसके दिल में संतुष्टि की भावना जगी। ये दुर्लभ था कि वे अब इतने सद्भाव से मिलजुल सकें। उसके साथ पहले की तरह उसके लिए खाना तैयार करने में व्यस्त एक प्यारी छोटी पत्नी के सभी संकेत दिखाती हुई। कुछ ही देर बाद सभी व्यंजन तैयार थे। आकाश के पाक कौशल काफी प्रभावशाली थे और प्रीति ने भोजन का पूरी तरह से आनंद लिया। अगर वह बहुत पेट भरा हुआ महसूस नहीं कर रही होती, तो शायद उसने नूडल्स का एक और कटोरा खाया होता। यहाँ तक कि योगेश ने भी पेट भरकर खाया। चूंकि उसने खाना पकाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, इसलिए उसने खाने के बाद सफाई और बर्तन धोने की जिम्मेदारी लेने की पहल की। दिन जल्दी बीत गया और जब तक प्रीति ने सभी जड़ी बूटियां व्यवस्थित कर ली थीं, तब तक आसमान अंधेरा हो चुका था। पैक की गई जड़ी बूटियां लेकर उसने उन्हें आकाश की कार में रखने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, उसने आंगन में ढेर किया हुआ एक बड़ा स्नोमैन देखा। आकाश स्नोमैन के बगल में खड़ा था, उसका सिर पहले ही बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ था। उसे बाहर आते देखकर योगेश तुरंत आगे बढ़ा, उसके हाथों से जड़ी बूटियां लीं और उन्हें कार में रखने के लिए आंगन से बाहर चला गया। प्रीति आकाश के पास गई, उस पर पड़ी बर्फ को देखा और हल्के से आह भरी, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? क्या तुम्हें बुखार नहीं था? तुम अभी भी बाहर स्नोमैन क्यों बना रहे हो? ठंड नहीं। आकाश ने अपने दस्ताने उतारे और प्रीति का हाथ पकड़ा। मैंने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया, है ना? वास्तव में उसने उसे मूर्ख नहीं बनाया था। उसका हाथ एक छोटे से भट्टी जितना गर्म था और उसने सोचा कि यह उसके बुखार की गर्मी के कारण था या स्नोमैन बनाने के कारण। क्या तुम स्नोमैन को आंखें देना चाहती हो? प्रीति ने सिर हिलाया, कोयले के 2 टुकड़े उठाए और उन्हें वहां रखा जहां स्नोमैन की आंखें होनी चाहिए, तुरंत उसे जीवंत कर दिया। प्रीति खुद को हल्के से मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। बहुत प्यारा। क्या तुम्हें ये पसंद है? मुझे पसंद है। उसे यह वास्तव में बहुत पसंद था, क्योंकि स्नोमैन प्रीति के लिए एक विशेष महत्व रखते थे। आकाश ने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेटी और उसके माथे को चूमा। तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें अब से हर साल एक स्नोमैन बनाकर दूं, ठीक है? प्रीति ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़कर देखा और कहा, श्री वर्मा, तुम बेहतर है कि ऐसे दीर्घकालिक वादे न करो। कौन जानता है, हो सकता है कि तुम अगले साल तक अपना इरादा बदल दो। नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। आकाश उसकी संदेह से परेशान नहीं हुआ। उसने उसका हाथ उठाया और उसे चूमा। अध्यक्ष प्रीति, बस देखो कि मैं कैसा प्रदर्शन करता हूँ। मैं तुम्हें साबित करूंगा। केवल वही जानता था कि वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। किनारे पर योगेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अति आकार का बल्ब हो, बर्फीले स्नोमैन से भी ज्यादा चमकीला खड़ा हो। उसने अपना सिर खुजलाया और घर के अंदर चला गया, उन दोनों के लिए रात का खाना तैयार करने के लिए। प्रीति ने थोड़ी देर तक स्नोमैन को देखा और फिर घर के अंदर चली गई। वह रात का खाना तैयार करने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके बजाय उसने कई नई रजाइयां निकाली, उन्हें आकाश और योगेश दोनों के कमरों में रखा। आकाश उसके पीछे पीछे आया और ये देखकर कि उसने अपने लिए भी एक कमरा तैयार किया था, अपनी खुद की रजाई उठाई और उसे प्रीति के कमरे में रख दिया। रात को ठंड होती है, हमें गर्म रहने के लिए साथ सोना चाहिए। प्रीति ने उसकी ओर देखा। हमारे पास हीटर हैं। अगर एक काफी नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए 2 चालू कर दूंगी। हमारे घर में बहुत सारे हैं। अगर वह भी काफी नहीं है तो मैं तुम्हें एक और रजाई दे सकती हूँ। चूल्हा भी जला हुआ है, इसलिए जब हम सोएंगे तो तापमान बहुत कम नहीं होगा। उसे इतनी ईमानदारी से हीटिंग के बारे में बात करते देखकर आकाश को लगा कि और अधिक जोर देना सही नहीं होगा। वह केवल अपनी रजाई वापस अपने कमरे में ले जा सका। वह नहीं जानता था कि प्रीति चुपचाप उसकी पीठ के पीछे खिलखिला रही थी। वह बेशक जानती थी कि वह सिर्फ एक बहाना बना रहा था, लेकिन वह उसे अपनी मनमानी नहीं करने दे सकती थी। वैसे वह अतीत में वास्तव में उसके यहाँ काफी समय तक रुका था। जब दादी माँ यहाँ इलाज के लिए थी, तो वह पूरी अवधि के दौरान उसके साथ रुका था। घर का अतिथि कक्ष लगभग पूरी तरह से प्रीति द्वारा उसके लिए तैयार किया गया था। और अब ऐसा लग रहा था कि वे उस समय वापस आ गए थे जब वे अभी अभी मिले थे। वह अतिथि कक्ष में था और वह बगल के शयन कक्ष में थी, उससे बस एक दीवार दूर। हालांकि रात के खाने के बाद जब प्रीति ने अपना स्नान कर लिया था और सोने की तैयारी कर रही थी, तो उसने पाया कि आकाश अपनी रजाई फिर से उसके शयन कक्ष में ले आया था। वह ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। गर्म रहने के लिए हमारे लिए अभी भी साथ सोना जरूरी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ,
जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।